हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह। आप सभी जुड़ चुके हैं आरपी वर्ल्ड आई स्पीसीएस संस्था से। अभी आप लोगों का परसों बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पेपर था। मैं आशा करता हूं कि ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन होना तो सभी का चाहिए, लेकिन जो बच्चे बहुत मेहनत किए हैं और एक्यूरेट तरीके से मेहनत की है, पूर्ण नॉलेज के अकॉर्डिंग उन्होंने मेहनत की है, तो उनका सिलेक्शन होना चाहिए, ये भी फिक्स बात है। लेकिन हम एक आपको बात डील करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कि हमने बीपीएससी मेंस और बीपीएससी प्रीलिम्स के जो जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं उसमें कई साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जिसमें कि 52 से लेकर और 66 तक के आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। वह हमने 1 बाय 1 सॉल्व किए हैं। इन क्वेश्चन के साथ हमने कुछ इस तरीके से डील किया है कि क्वेश्चन को ब्रेक डाउन किया कई पार्ट्स में। मीन्स मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन में 3 वर्ड्स ऐसे आते हैं कि जो 3 वर्ड्स अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करते हैं, लेकिन हमने उसको कट कर एक एक बात को अलग से समझाया है और रिटर्न प्रोसेस में है, अलग से रिटर्न प्रोसेस में लिया है उस बात को। ऑप्शंस जो है, प्रत्येक ऑप्शन विकल्प को हमने बाकायदा वन कर एक पूरी डिटेल तरीके से समझाया। ऐसा नहीं लिया है कि क्वेश्चन है और क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन देखा और उसमें हो टिक कर दें, उस कॉन्सेप्ट पे हम नहीं चलते हैं स्टार्टिंग से ही। तो मेरा नाम डॉक्टर आरपी सिंह है और जैसा कि यहाँ मेंशन है, और हम जनरल साइंस और साइंस टेक पिछले 12 साल लगभग से पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हमने मेडिकल पढ़ा है, जिसमें डॉक्टर्स लोग काफ़ी बने हमारे माध्यम से। यूपीएससी पढ़ा रहे हैं और बीपीएससी भी और मींस स्टेट पीएससी भी पढ़ाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है हमारे माध्यम से सेलेक्ट हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आपको भी इसका प्रॉफिट मिले। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट का नाम है, हमारी संस्था का नाम है आरपी वर्ल्ड आई स्पीसीएस इंस्टीट्यूट। और आपको करना क्या है कि जैसे बीपीएससी मेंस के क्वेश्चन अभी हम आपको सॉल्व कराएंगे, लेकिन उससे पहले के जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखने के लिए आपको मोबीशाला ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबीशाला ऐप आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो स्कैन करेंगे आप, स्कैन करने पर कोड का एक डिमांड होता है, तो कोड की नीड होती है, तो आपको कोड उसमें एंटर करना है, तब आप 1 बाय 1 सारी वीडियोस देख सकते हैं। इवन जो आज की वीडियो है और जो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे वो भी रेफरल कोड के माध्यम से होगी। ये तभी पॉसिबल होगा जब रेफरल कोड को ऐड करेंगे। कोड लिख सकते हैं RIAS0001 RIAS0001। इतनी जानकारी के बाद हम आपको एक बात बता दें कि क्वेश्चन सॉल्व करने की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। गौर कीजिएगा, अभी जो आप जो सभी इस क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं हम, जिससे कि आपको समझने में और हमें बताने में आसानी हो कि हम आप लोगों को बताना क्या चाहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, और ये देखिएगा क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन क्या दिया गया है इसके साथ में भी डील करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन क्वेश्चन डील करने से पहले एक बात बताएं, गौर कीजिएगा, जो 4 क्वेश्चन आते हैं आपके, जो आप जानते हैं कि बीपीएससी में लगभग 4 क्वेश्चन आते ही हैं, अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन होते हैं और आपके सेक्शन 2 में होता है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2, फर्स्ट तो आपका हिंदी का होता है जो कि कंपलसरी 30% आपको उसमें चाहिए होता है, वो पासिंग मार्क्स उसमें चाहिए होते हैं, उसका ग्रेड कभी भी मिलता नहीं है, इवन बस आपको क्लियर करना है। उसके बाद आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 की कॉपी चेक होती है, फिर मेंस की कॉपी चेक होती है। तो सेक्शन 2 में आपका या कह देंगे पेपर 2, जीएस पेपर 2 में आपका सेक्शन 3 है, जिसमें कि जनरल साइंस और साइंस टेक कह देते हैं। जनरल साइंस तो ऐड होती है सब जगह, बिना जनरल साइंस के आप क्वेश्चन मेंटेन नहीं कर सकते हैं। गौर कीजिएगा, इस साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि पीएससी का प्रिपरेशन हटा दें, आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से साइंस में पूछ रहा है, हल्की पूछना भी चाहिए। हमने इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं तो 3 क्वेश्चन हमने, ईच क्वेश्चन कितने का 36 मल्टीप्लाई 36 इक्वल्स 36 प्लस 36 इक्वल्स टू 72। तो 4 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, ये भी आसान है कि आपके पास कम से कम 2 ऑप्शन तो आप उठा सकते हैं, ये भी आसान है। 72 मार्क्स है और कोशिश ये रहेगी आपके 72 में से मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स हो, बिकॉज पूरे नंबर तो बहुत मुश्किल होती है लाना, होता भी नहीं है, इसकी परसेंटेज वैसे भी कम रहती है, लेकिन एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग चले और सिलेक्शन लेने में हमें आसानी हो, इतना तो हम कम से कम अच्छे तरीके से इसको कर लें। जो चीज़ क्लियर है वो क्लियर है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सोचते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पूछना क्या चाहता है। फिर हम ये भी आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, किसके पैटर्न से पूछा गया है, स्मार्टनेस से क्वेश्चन पूछा गया है, नॉलेज को चेक करना चाहता है आपकी। इंडिया इज सेकेंड मोस्ट इफेक्टेड कोविड-19 नेशन इन द वर्ल्ड। आपसे कहा गया है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, अभी इसने इन्फॉर्मेशन दी है कि कोविड-19 में नेशन से इंडिया और भी नेशन से, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर होने वाली पैंडेमिक सिचुएशन थी। यह भी इसमें देखेंगे कि आउटब्रेक, एंडेमिक, पैंडेमिक और आपकी एपिडेमिक सिचुएशंस क्या होती हैं, और इनमें अगर हम WHO के अकॉर्डिंग हम अगर कोविड-19 को इंडिया लेवल पर देखें तो हम एंडेमिक लें कि पैंडेमिक लें कि हम इसको एपिडेमिक लें कि आउटब्रेक प्रोसेस में से हम डालें, तो यदि उसकी नॉलेज होगी तो बाकायदा उसको आप आसानी से उसमें ऐड कर सकते हैं किसी भी सेक्शन में।
तो कोविड-19 नेशन के वाइज देखें, इन द वर्ल्ड वाइज देखें तो इंडिया इज द सेकंड मोस्ट इफेक्टेड कोविड-19 नेशन इन द वर्ल्ड। इन्फॉर्मेशन आ गया आपके पास, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर लेटेस्ट आज की जानकारी हम आपको बता दें, जैसे आज हम क्लास ले रहे हैं, तो जो थर्ड वेव है म्यूटेशन के अकॉर्डिंग, म्यूटेशन किसने बताया? ह्यूगो दी ब्रीच नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन, जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जो आपके क्षार होते हैं, उन क्षारों में परिवर्तन हो जाता है, और वह परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग? वायरस के अकॉर्डिंग होता है, और जैसे आपकी बॉडी में एंटर होता है तो एंटीबॉडीज़ को रिकॉग्नाइज पहचान नहीं पाती है। ऐसा होने से आपकी बॉडी के अंदर नए नए ऑर्गन्स को अपने अकॉर्डिंग चला लेता है, जिसे कहते हैं होस्ट सेल। तो इसी वजह से आप किसी भी ऐसे वायरस की चपेट में आकर अपने आप को ग्रसित कर लेते हैं, या कहें कि आप ग्रसित हो जाते हैं, आप डिसऑर्डर्स और डिसीज़ में आप काउंट हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के डिसीज़ में हैं, वो वायरस की कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। अ वास्ट vaccination process along with social distancing and the mask use is the only solution of the overcome and the deadly virus। इसने कहा कि केवल इतना कर देने से क्या होगा कि आप डिस्टेंसिंग बनाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ करते हैं। ये भी एक तरीके की इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई पूछने का बात तो है नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क यूजिंग इन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द ओवरकम द डेडली वायरस। इस वायरस को डेडली करने के लिए, नॉन इफेक्ट करने के लिए, अभी तो इफेक्टेड है लेकिन नॉन इफेक्टेड करने के लिए क्या? सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क यूज़ करना और सैनिटाइज यूज़ करना मात्र से, या सैनिटाइज को यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझ लें। तो क्या इतना बहुत होगा? नहीं, ऐसा इतना बहुत नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा उसका भी देखेंगे, क्योंकि हमारा जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय आवर नेशन इन काउंटरिंग कोविड-19 सिचुएशन कीपिंग इन द व्यू द मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट मतलब मेक इन इंडिया आप जहां लिखते हैं उसका मतलब होता है आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी उसको भी समझेंगे, बाकायदा वन प्रोसेस देखेंगे। प्रोपाउंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो कैसा है? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू चलता है। कौन? आपका मेक इन इंडिया, या फिर कहें कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखें, भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है, चलता ही है। और प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करें। तो आपको बताना है, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इस क्वेश्चन को कोरिलेट करके देखें। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया कि आप कोविड-19 के बारे में क्या जानते हैं, और मेरा मानना है कि कोविड-19 से पहले भी आपको कुछ जानकारी इसको दे देनी चाहिए, जिससे कि कोविड-19 को समझने के लिए एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। दो बातें हैं, क्योंकि एग्जामिनर को सब आसान लगना चाहिए समझने के लिए, और उसको क्लियर कट समझ में भी आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं कम वर्ड्स में। मैं अपने क्वेश्चन को ज़्यादा वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद अंडरलाइन करूंगा। अंडरलाइन करने के बाद क्वेश्चन की पूरी ब्रीफ बनकर तैयार आपके सामने होगी। 350 वर्ड का क्वेश्चन होता है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानते हैं तो कुछ तो उसके बारे में लिख ही सकते हैं। हालांकि गौर से करें तो इसमें 3 सेक्शन ऐड किए गए हैं। 3 सेक्शन तो 12 या 36, तो 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 में से 3 सेक्टर इसमें उठा रखे हैं। पहला कोविड नेशन मीन्स इंडिया और कोविड-19 बात बता रहा है कि कोविड-19 पूछ रहा है कि क्या है, और दूसरा उसने कहा है कि क्या रोल है आपका, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर उसने ज़्यादा ध्यान दिया है, बिकॉज कहा मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया कहा गया है, और कोरोना वैक्सीन के बारे में पूछ रहा है, और इससे संबंधित कुछ और ज़्यादा भी अगर आप जानकारी दे पाते हैं तो बहुत अच्छा है। हम क्या करेंगे, ओवरऑल को लेके चलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ दी पॉइंट्स लेके चलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। सब कुछ बताना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम हार्डली कोशिश करेंगे कि 100% दे पाएँ। 100% मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको पॉइंट टू पॉइंट मिले। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। तो कोड आप देख लें RIS 0001। चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसेस के अकॉर्डिंग। चलिए, आपसे पूछा गया है कोविड-19 के बारे में, तो कोविड-19 को प्रूफ कर लें आप पहले, और कोविड-19 और फिर उसमें आप एक चीज़ और ऐड करें कि मेक इन इंडिया। तो आप कोविड-19 बताएं, मेक इन इंडिया बताएं। देखिएगा आपको करना क्या है, प्रोसेस से चलेंगे आप। फर्स्ट एक आपको कोविड-19 बताना है, कोविड-19 के बारे में आपको जानकारी देनी है। कोविड-19 की जानकारी देने के बाद, क्योंकि उसमें मेक इन इंडिया प्रोसेस पूछा है आपसे, तो याद रखिए आप मेक इन इंडिया पर भी थोड़ी लाइट डालेंगे। मेक इन इंडिया ये क्या है, किसने बनाई, कौन इसको कंट्रोल करता है, कैसे कैसे है, ये आपको बताना है। एक ही बात आएगी इसमें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी।
और कोविड-19 किस लॉ पर काम करती है ये भी आपको बताना है, तो आप यहाँ डिसीज लिख सकते हैं, डिसीज लिख सकते हैं या इन्फ्लामेशन लिख सकते हैं। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन आप समझते होंगे। देखिए इन्फ्लामेशन में दो वर्ड्स आते हैं, गौर कीजिएगा। इन्फ्लामेशन में दो वर्ड आते हैं, एक स्वेलिंग होना, बॉडी में जब स्वेलिंग होती है तो इन्फ्लामेशन यूज करते हैं। एक इन्फ्लामेशन होता है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो आपकी एंटीबॉडी या कहें कि आपकी लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता को बताता है। यहाँ पर इस बात को इंडिकेट किया गया है कि डिसीज समझाएं, इन्फ्लामेशन समझाएं, कोविड-19 समझाएं, मेक इन इंडिया को इसके साथ ऐड करना है। यहाँ पर जब मेक इन इंडिया को लेकर चलते हैं तो इसको कई पार्ट्स में अगर आप क्लासिफाइड कर देंगे तो क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। गौर कीजिएगा, मेक इन इंडिया में जब हम चलेंगे तो मेक इन इंडिया हमारा क्या होगा कि मेक इन इंडिया में आप ऐड कर सकते हैं कोविड-19 की होने वाली सिचुएशंस। क्या कोविड-19, पहला कोविड-19 क्या पैंडेमिक है? कोविड-19 क्या अपने आप में पैंडेमिक है? मींस ये वर्ल्ड वाइज या कहें ग्लोबल वाइज होने वाली कंडीशन थी, सिचुएशन थी, डिसीज थी, डिसऑर्डर था या इन्फ्लामेशन था, वो आपको जस्टिफाई कर बताना है। अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप बताएंगे। दूसरा, कोविड-19 को खत्म करने के लिए हमारी मेक इन इंडिया ने क्या किया, उससे पहले आपको मेक इन इंडिया बहुत अच्छे से समझानी पड़ेगी, तब जाकर आप मेक इन इंडिया के साथ कोरिलेट कर पाएंगे अपने कोविड-19 से बचने के उपाय। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यहाँ पर वैक्सीन, वैक्सीन मॉडिफिकेशन, वैक्सीन मॉडिफिकेशन एंड फॉर्मेशन, एंड फॉर्मेशन। याद रखें कि आपको वैक्सीन कौन कौन कंट्री बना रही है, उसमें इंडिया कौन से नंबर पर है और इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज है जो वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने में बहुत हेल्प कर रही हैं, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में प्राइवेट सेक्टर को ही इसमें इंडिकेट किया जाता है मेक इन इंडिया में, क्योंकि कैसा है, जीडीपी लेवल को इंक्रीज करना है, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है ये भी साथ में समझेंगे। जैसे ही आप क्या बता देते हैं, वैक्सीन बता देते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, ये ग्लोबल लेवल पर आप बताएंगे, इंडिया लेवल पर भी बताएंगे। इसके बाद आप बता दें कि एक आपने वैक्सीन बताया, फिर कंपनीज का नाम बता दें, कंपनीज का नाम बता दें, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि फ्रंट वाले बच्चे को इतनी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से है कि कौन कौन कंपनीज हमारे इंडिया में वैक्सीन को लेकर एक्टिवेटेड रही होंगी। दो, क्या क्या टेक्निक रही हैं, क्या क्या टेक्निक कह दें या टेक्नोलॉजी कह दें, किन किन टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया है बाय द हेल्प ऑफ द मेक इन इंडिया, ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएंगे। और टेक्नोलॉजी के बाद में आप यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन, कौन कौन मेडिसिन को एक्टिवेट किया गया, बिकॉज आप याद रखें एक मेडिसिन का नाम हम बताएं आपको जैसे कि आपने सुना होगा रेमडेसिविर, रेमडेसिविर नाम की मेडिसिन का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुआ था। और उससे पहले आपने सुना होगा कि एक और मेडिसिन है जो मलेरिया में स्पेशली दी जाती है, कौन सी देते हैं आप, आपका हाइड्रोक्सी क्लोरो और क्विनिन, तो इसको आप HCQS सल्फेट के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ये भी यूज़ किया जा रहा था। अब इसी के साथ में हमारा कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, किसमें, टूल्स बनाने में, और ऐसे टूल्स जो वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। पानी दीजिएगा। तो आप ये कंडीशन जो है प्रॉपरली कर सकते हैं, बात समझ में आती है। अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्वेश्चन का जो ऑरा बनकर तैयार होगा वो बहुत लार्ज होगा। एक और बात बता दें, एक और बात बता दें कि इस क्वेश्चन को जब डील करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी जो क्वेश्चन पेपर में आप 4 क्वेश्चन है तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं इसी सेक्टर से आ जाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में आपको समझाएंगे। चलिए चलते हैं अपने प्रोसेस के। और सबसे पहले डिसीज़ के बारे में कहा गया है, तो डिसीज़ को सही से आप समझ लें। देख लीजिएगा डिसीज़, यहाँ डिसीज़ समझा दें आप थोड़ा, कैसे समझाएंगे कि डिसीज़ क्या होता है। डिसीज़ को हम कहते हैं कि अगर कोई पर्सन फिजिकली या आप कह दें मेंटली, अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या हो, अगर आप कह दें कि कोई पर्सन है, कोई भी पर्सन है और वो मेंटली, फिजिकली और सोशली क्या है, अनबैलेंस्ड है, आप अनबैलेंस्ड कह दें, असंतुलित है, या आप कह दें अनहेल्दी है। अनहेल्दी होना
और अनबैलेंस होना, अनबैलेंस मतलब डॉक्टरी लेवल पर आप, मेडिकल लेवल पर आप देख पा रहे हैं। तो अनहेल्दी होगा, ऐसे पर्सन को हम डिसीज कहेंगे कि वो पर्सन डिसीज्ड में है। अ पर्सन हु इज फेसिंग अनहेल्दी कंडीशन, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनहेल्दी कंडीशन? मींस अ पर्सन इज फेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द सिचुएशंस, जस्ट लाइक द ही इज नॉट ओके एंड ही इज नॉट हेल्दी अकॉर्डिंग टू फिजिकल कंडीशन, मेंटली एंड द सोशली कंडीशन। तो ये हम समझ सकते हैं कि हम मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और जो आपका जो फिजिकल रूप है उसके अकॉर्डिंग, व्यक्तिगत रूप से भी आप बीमार हैं तो आप अनहेल्दी कंडीशन में काउंट होते हैं। लेकिन इस बात को समझें, इसमें एक वर्ड हमने अभी बताया था, इन्फ्लामेशन। जब आप इन्फ्लामेशन के बारे में बात करते हैं तो इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होगा? हमने आपको बताया कि इन्फ्लामेशन का मतलब एक होता है स्वेलिंग होना, तो यहाँ स्वेलिंग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ इन्फ्लामेशन का मतलब है आपकी इम्यूनिटी, मीन्स आपकी इम्यूनिटी के साथ डील किया जा रहा है। आप इम्यूनिटी के साथ डील क्यों कर रहे हैं? देख लीजिए, इम्यूनिटी के साथ इसलिए डील किया जा रहा है बिकॉज ये एंटीबॉडी पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन एंटीबॉडी, इट डिपेंड्स ऑन एंटीबॉडी। तो जब भी आप इन्फ्लामेशन की बात करते हैं, जब भी आप ये एल ऊपर है, इन्फ्लामेशन की बात करते हैं तो इम्यूनिटी को देखा जाता है, और इम्यूनिटी डिपेंड किस पे करती है? आपके एंटीबॉडी पर। आप मुझे एक बात बताइएगा या समझने की कोशिश करें, एंटीबॉडी जब हम बात करते हैं तो हम बॉडी में ऐसी कौन सी सेल होती है जब एंटीबॉडी के लिए बात करते हैं? तो हम कहेंगे हमारी WBC की ही बात की जाती है। किसकी बात करेंगे? WBC की। और आप जनरल साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो WBC इज क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। WBC इज क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस तरीके से ही आपको मेंटेन करना है। अभी हम इसको डिस्क्राइब पूरा करेंगे, फिर कट कर देंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें उठाकर वहाँ पेस्ट कर देंगे। ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। एक होती है आपके पास ग्रेन्यूलर, एक हो गया आपके पास ग्रेन्यूलर, और एक आपके पास होगा अग्रेन्यूलर। तो वी हैव 2 टाइप ऑफ द WBC, ग्रेन्यूलर एंड अग्रेन्यूलर। ग्रेन्यूलर का मतलब क्या होगा? ग्रेन्यूलर मीन्स आप बता सकते हैं कि इसमें हम न्यूट्रोफिल्स टाइप ऑफ सेल्स लेते हैं। इसमें हम बेसोफिल्स और क्या लेंगे? इसी के अंदर हम लेते हैं कौन? न्यूट्रो, बेसो और एसिनोफिल्स। 3 टाइप ऑफ सेल्स आर इंक्लूडेड इन ग्रेन्यूलर और ग्रेन्यूल WBC टाइप। अगर बात करें किसकी, ग्रेन्यूलर की बात करें तो हमें पता है एक होता है मोनोसाइट, एक होता है मोनोसाइट्स, और एक आपके पास है लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। जब भी आप बात करेंगे किसके बारे में? ग्रेन्यूलर WBC टाइप के बारे में बात करते हैं, इट मीन्स आपसे किसके बारे में बात किया जा रहा है? फेगोसाइटिस के बारे में बात किया जा रहा है। फेगोसाइटोसिस मीन्स आप सीधे कह दें एलर्जी या एलर्जेटिक टाइप ऑफ डिसीज के बारे में बात किया जा रहा है। और दूसरे में बात करें, अगर बात करता है आपसे किसके बारे में, इस टाइप के बारे में बात करता है ग्रेन्यूलर की, तो इसमें आप किसके रूप में बात करते हैं? इसे आप यहाँ ले लें, यहाँ ले लीजिए इसको। किसके बारे में बात करेंगे? आप करते हैं मैक्रोफेजेस या मैक्रोफेज के बारे में बात करते हैं। मैक्रोफेज क्या है? मैक्रो मतलब थोड़ा लार्ज नंबर, और फेज मतलब किसी को खा लेना। यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे पैथोजन आपके सामने होंगे जो आपकी इम्यूनिटी क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और क्यों कर देंगे? क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए और वो ग्रोथ करना चाहते हैं, आपके न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग। तो उनकी इम्यूनिटी पावर क्या होगी? ज़्यादा, या कह दें उनकी अपनी ग्रोथ करने की लेवल ज़्यादा होगी, और वो आपकी इम्यूनिटी पावर को डिक्रीज कर देंगे। तो उसे हम मैक्रोफेजेस या मैक्रोफेज कहते हैं। एक आपके पास फेगोफेज या फिर फेगोसाइटोसिस है। ये 2 कंडीशन है, आप समझ पा रहे हैं? गौर कीजिएगा, इसका कोरोना से संबंध क्या है? आप समझ पा रहे होंगे कि कोरोना से इसका भाई क्या संबंध है। कोरोना का इसका संबंध जो है वो डायरेक्टली मैक्रोफेज से है। मैक्रोफेज से क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर जब पैथोजेंस की बात करते हैं तो हमारे पास पैथोजन में वायरस भी होता है, हमारे पास यहाँ बैक्टीरिया भी होता है, और बैक्टीरिया के साथ में हमारे पास यहाँ फंगस को भी हम ऐड कर सकते हैं। सो वी हैव मैनी टाइप ऑफ द पैथोजेंस। रोगाणु हमारे पास कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें कि एक तो है आपके पास वायरस, एक बैक्टीरिया, और एक आपके पास फंगस है। तो मेनली हम किसके साथ डील कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट अबाउट द वायरस, एंड द वायरस नेम इज कोविड वायरस, कोविड-19। ये तो डिसीज का नाम है, बात समझ में आता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिसीज क्या है, एंड डिसीज कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट, क्रॉनिकल एंड एक्यूट डिसीज। थोड़ा सा आप
पेशेंस बना के रखिएगा तो देखिएगा बहुत मज़ा आपको आएगा। यहाँ से डिसीज़ को दो पार्ट्स में आप क्लासीफाइड कर सकते हैं। डिसीज़ कैन बी क्लासीफाइड इन टू टाइप। किस में आप क्लासीफाइड कर सकते हैं? दो तरीके से। एक आपके पास क्या होगा, वन टाइप यू हैव, एक टाइप आपके पास होता है कैसा, एक्यूट, और एक टाइप आपके पास होता है क्रॉनिकल। एक्यूट और क्रॉनिकल में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये डील करती है टाइम के साथ। जब टाइम के साथ करेगी तो कहते हैं कि ये आवर्स और मिनट्स, ये आर और मिनट्स ज़्यादा समय के लिए बॉडी में सस्टेन नहीं कर सकती। मीन्स एक्यूट डिसीज़ वो होती हैं जो ज़्यादा समय के लिए नहीं कर सकती हैं। लेकिन जब क्रॉनिकल डिसीज़ की बात करेंगे तो ये कैसा होगा, इसका टाइम फॉर मैक्सिमम भी हो सकता है। मैक्सिमम के साथ साथ आप इसे कॉन्टिन्यूस भी कर सकते हैं। आप इसे कॉन्टिन्यूसली सेक्शन भी कह सकते हैं कि लगातार हो सकता है पूरी ज़िंदगी का ही ये एक डिसीज़ बन जाए। तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम डे ले सकते हैं, इसमें हम वीक ले सकते हैं, इसमें हम मंथ ले सकते हैं, और इसमें हम ईयर भी ले सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं। मतलब ये कॉन्टिन्यूस भी ग्रो कर सकती है। दो बातें समझ में आती हैं। प्रोमिनेंट को समझ लें। इसमें प्रोमिनेंट क्या है, प्रोमिनेंट, यहाँ प्रोमिनेंट का मतलब क्या है? प्रोमिनेंट मीन्स शामिल करना। कोई चीज़ शामिल करना तो वो प्रोमिनेंट हो जाता है। प्रोमिनेंट मीन्स शामिल करना। तो शामिल क्या करेंगे, किसमें? एक्यूट में क्या शामिल करना है आपको? एक्यूट में आप क्या शामिल करेंगे? एक्यूट में आप शामिल करेंगे वही दो चीज़ें जो अभी आपको बताई थी हमने। क्या? एक आप इसमें शामिल करेंगे बेसोफिल्स को ऐड करेंगे, और दूसरा क्या ऐड करेंगे इसमें आप? फेगोसाइटोसिस। तो अगर आप भाषा बनाना चाहें तो बहुत सुंदर 4 से 5 लाइन की इनके माध्यम से जो अभी तक बताया बनाई जा सकती है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिया जा सकता है। ये आपको समझ में आया होगा। और जब बात करेंगे यहाँ तो मैक्रोफेज लिखा जा सकता है, मैक्रोफेजेस लिखा जा सकता है। किसके लिए लिख रहे हैं हम? प्रोमिनेंट, शामिल के लिए लिख रहे हैं कि क्या क्या शामिल किया जा सकता है। मैक्रोफेजेस में होते हैं। और दूसरा लिम्फोसाइट्स होती हैं, और लिम्फोसाइट्स भी टी और बी टाइप की होती हैं। टी और बी टाइप की होती हैं। और टी को भी जब क्लासीफाइड करते हैं तो T1 और T4 और T8, सो मेनी टाइप ऑफ द लिम्फोसाइट्स वी हैव, जो हमारी खुद की इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। तो लिम्फोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किलर सेल्स भी कहा जाता है। हो सकता है कि कोई एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में आता है तो आप उसको वहाँ किल कर सकते हैं, लिम्फोसाइट्स के माध्यम से होता है। एक होता है मोनोसाइट। तो वी हैव 3 सेक्शन, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स ऑल्सो। यहाँ से हम समझ पाते हैं कि एक्यूट, क्रॉनिक, अगर हम वायरस को काउंट करते हैं तो वायरस शुड बी इंक्लूडेड स्पेशली इन द क्रॉनिकल कंडीशन। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें आप। एग्जाम्पल में क्या लेंगे? जैसे कोल्ड है, कफ है, फीवर है, टेम्परेचर है, हो सकता है कि पेन भी आप इसमें ले सकते हैं। पेन है, इसे आप बॉडी पेन कर लें तो आपको सही समझ में आएगा। बॉडी पेन है, ये सब किस में आएगा? आपका एक्यूट में आएगा। और बॉडी पेन, कोल्ड, कफ, टेम्परेचर, फीवर, तो यहीं से आप गौर कीजिए कि ऐसे ही कंडीशन आपके किसके हैं? कोरोना कंडीशन के हैं। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो यही कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं। मींस क्रॉनिकल कंडीशन भी हो सकते हैं और एक्यूट कंडीशन भी हो सकते हैं। तो हम अपनी लाइन में चीज़ें ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात देखिएगा, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल होने चाहिए? आप कह सकते हैं इसमें एड्स हो सकता है, एड्स मतलब HIV हो सकता है, इसमें कैंसर भी हो सकता है, और इसमें कोविड तो है ही, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम डायबिटीज़ भी ले सकते हैं। डायबिटीज़, मधुमेह, शुगर, शक्कर का रोग जिसे कहते हैं। तो ये क्रॉनिकल डिसीज़ के अपने खुद के एग्जाम्पल्स हैं। गौर कीजिएगा कि एक्यूट सिम्टम्स आर गोइंग टू बी क्रिएट इन विच वन टाइप ऑफ द वायरस? कोरोना वायरस। एंड द एग्जैक्टली डिसीज इट कम्स इन द क्रॉनिकल कंडीशन। मीन्स अगर आप डिसीज़ की बात करेंगे तो डिसीज़ कैसी है? सिम्टम्स दिखा रही है एक्यूट, लेकिन बीमारी कैसी हो रही है? आपका बीमारी हो रही है आपकी कंप्लीटली क्रॉनिकल। तो ये हम 3 से 2 लाइन इसमें बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीका हो जाता है। और देखें, जब हम बात करते हैं कि कोविड अपने आप में पैंडेमिक है, एंडेमिक है, एपिडेमिक है, या फिर आप इसे आउटब्रेक प्रोसेस कहते हैं। अगर यहाँ से आप 2 से 3 लाइन चुरा लेते हैं, अलग सेक्शन, अगर कोर नॉलेज है तो चुरा पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। देखें, हमारे सामने एक वर्ड आता है एपिडेमोलॉजी। आप जितना भी कोरोना वायरस पढ़ते हैं वो हमेशा किस में आएगा? एपिडेमोलॉजी सेक्शन में ही आता है। किस में आएगा? एपिडेमोलॉजी में आता है। तो
एपिडेमोलॉजी क्या बताता है? एपिडेमोलॉजी डील करता है, डील्स विद पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ, अगर आपसे 350 वर्ड की डिमांड है तो 350 वर्ड्स में आप पूर्ण नॉलेज लिखें और बहुत बेहतरीन लिखें। डील्स विद पब्लिक हेल्थ एक बात हो गया, और आप क्या कहेंगे? डील्स विद पब्लिक हेल्थ के साथ स्टडी, वी स्टडी ऑफ, हम इसमें किस बात की स्टडी करेंगे एपिडेमोलॉजी में? तो हम स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करेंगे और डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनेंट्स, दोनों बातों में बड़ा अंतर हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और डिटर्मिनेंट, इन दोनों की स्टडी करनी है, उसे हम एपिडेमोलॉजी कहते हैं। लेकिन किस लेवल पर कर रहे हैं? ऑफ डिसीज। और ये किस प्रकार की डिसीज होंगी? तो एक लाइन में आप समझ लें, फ्रीक्वेंटली क्या? फ्रीक्वेंटली स्प्रेडिंग इन public area and in population। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? धीरे धीरे आप अपने पॉइंट पर दोबारा आते जा रहे हैं, यहाँ से तो आपको लाइनें उठानी है। तो समझ सकते हैं कि एपिडेमोलॉजी डील करती है पब्लिक हेल्थ के साथ। पब्लिक हेल्थ मतलब मेरी क्या हेल्थ है, आपकी क्या हेल्थ है, एक डिस्ट्रिक्ट की क्या हेल्थ है, स्टेट की क्या हेल्थ है, स्टेट्स की क्या हेल्थ है, कंट्री। और अगर बात करें WHO की तो वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे चलता है। जब तक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी डिसीज़ को एक पर्टिकुलर लेवल पर ना देख ले, तब तक ग्लोबल लेवल पर वह डिसीज़ सामने नहीं आती है। ये भी आप जानते हैं, और नहीं जानते तो इसको समझ लीजिए। तो एक आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा आपके पास है डिटर्मिनेंट। डिस्ट्रीब्यूशन से आप समझते क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ। डिस्ट्रीब्यूशन खेल आते ही आप तुरंत एक लेवल पर आकर खड़े हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है रीजनल एरिया के अकॉर्डिंग हो। रीजनल एरिया मीन्स जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो छोटा सा आपका कस्बा या आपका टाउन, रूरल एरिया हो सकता है, अर्बन एरिया हो सकता है, टाउन, विलेज, कोई भी एक क्षेत्र हो सकता है, रीजनल। दूसरा ऐसा भी लिख सकते हैं ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है कि प्लस मीन्स ज़्यादा हो, और हो सकता है कि वो कम हो। ज्योग्राफिकल एरिया कम या ज़्यादा हो सकता है। और आप देखेंगे भी कि जब पैंडेमिक सिचुएशन आती है तो ये जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया, रीजनल एरिया कभी नहीं रह जाता। रीजनल एरिया आप जहाँ रहते हैं और ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पर रहते हैं उसका थोड़ा और ज़्यादा बड़ा एरिया के साथ बात की जाती है। इसमें हम अगर कंप्लीट एरिया ले लें तो ऐसे में हम एक अलग कंडीशन में चले जाते हैं, इसको पैंडेमिक सिचुएशन कहते हैं। तो वो कोविड डायरेक्टली उसको इम्पैक्ट करता है। और देख लें तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन और किसका करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन आप डिसीज़ का भी करेंगे। हाँ, डिसीज विद क्या करेंगे? इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट्स मीन्स कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो आपको डिसीज क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कई प्रकार के हो वो। और इसके बाद आपके सामने है डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट क्या करना है? डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? देख लें, एक आपके पास है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट से आप क्या समझते हैं? आप डिटरमाइन करें फैक्टर को। कैसे करेंगे? फैक्टर। यहाँ फैक्टर क्या है? फैक्टर का मतलब होगा डिसीज रीजन। किस रीजन से आपको डिसीज हुई है वो रीजन समझ में आए। जैसे कोविड किसकी वजह से हुआ आपको? कोविड हुआ आपको दो तरीके की फैमिली से रिलेटेड है इसका वायरस, एक सार्स और एक मर्स। सार्स और मर्स, इसमें कि आपकी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है और सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस या नोवल कोरोना वायरस के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ से चीज़ों को ऐड किया जा सकता है, बहुत लाजवाब चीज़ें बनकर तैयार होती हैं। इतनी बातें समझ में आती हैं तो फिर हम फ्रीक्वेंटली स्प्रेडिंग समझ लेंगे कि पब्लिक हेल्थ में क्या है या कि पब्लिक एरिया में कैसा है और दूसरा पॉपुलेशन पर कैसा है। दो चीज़ों के साथ डील करना है, पब्लिक एरिया पे भी करना है, पॉपुलेशन पे भी करना है। मतलब लोगों को लेकर भी करेंगे और लोग जहाँ रह रहे हैं ज्योग्राफिकल या फिर वो कम्युनिटी है, एरिया है, तो उस पर भी आप डील करेंगे। इतनी बातें हमें समझ में आती हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, एपिडेमोलॉजी की नीड क्यों है आपको? वाई डू यू नीड द एपिडेमोलॉजी? या कोविड-19 को आप समझना चाहते हैं, उसका पहले आपको क्या करना पड़ता है? तो यहाँ जब नीड की बात करते हैं, यहाँ जब आप नीड के लिए बात करते हैं तो हमारे पास तीन कारण हो जाते हैं कि हमें तीन काम करने हैं इसमें। प्रिवेंट करना है मतलब उसको किसी ना किसी तरीके से रोक देना है, छोटी मोटी मेडिसिन देकर, एंटीबायोटिक जिसे कहते हैं, जैसे रेमडेसिविर हमने बताया। हाँ, दूसरा
अगर नहीं रुकती है तो डायग्नोस करो, डायग्नोस कीजिए, डायग्नोसिस कर लें, उसको देख लें कि वो क्या है। तीसरा, ऐसा करने के बाद तुरंत उसका ट्रीटमेंट कर दें, तुरंत उसका ट्रीटमेंट कर दें। अब आप बताइए, अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं या वो मेडिसिन के अकॉर्डिंग रुक नहीं पा रही है कोई पर्टिकुलर डिसीज, तो आप उसे क्या करेंगे, प्रिवेंट तो कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो डायग्नोस कर लें क्यों नहीं रुक पा रहा है। डायग्नोस करने का मतलब यही है कि आप फैक्टर के साथ उसके डील करते हैं कि वो कौन सा फैक्टर है। और ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट तो बहुत सारे हैं। जैसे अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना के साथ कौन सा फैक्टर है, कोरोना के पास कौन सा फैक्टर, हम कैसे रोक सकते हैं, हम रोक सकते हैं आपकी एंटीबायोटिक टेस्ट करके, एंटीजन टेस्ट करके भी रोक सकते हैं, जिसमें हमारी अभी BHL नाम की कंपनी है जिसने इन्वॉल्वमेंट किया, रिसेंटली न्यूज़ है आपकी 6 मार्च 2020 में इसमें इन्वॉल्व किया है। और भी है जैसे RT-PCR किया जाता है, जैसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रोसेस कहते हैं, इसमें RNA को लिया जाता है और नाइट्रोजन स्पेसिस के सीक्वेंस को और कोरोना के नाइट्रोजन स्पेस के सीक्वेंस को ऐड कर देखते हैं कि सामने वाला बंदा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इतनी बातें हमें समझ में अच्छे से आती हैं। गौर कीजिए, आपके पास एक अच्छा सा स्लॉट बनकर तैयार हुआ है कोरोना को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर हम 3 सेक्टर ले सकते हैं। क्या, एक इसे साथ में हम डिवाइड कर समझ लेंगे। एक आपके पास क्या है, एक आपके पास है एंडेमिक, एक एंडेमिक कंडीशन होती है, और एक आपके पास होगा आउटब्रेक। एक आपके पास होता है आउटब्रेक और एक आपके पास होती है एंडेमिक। और भी है जैसे पैंडेमिक और एपिडेमिक, उसको भी बताएंगे, लेकिन पहले समझ लें आप किसके बारे में, आउटब्रेक के बारे में समझे, वो आसान है। आउटब्रेक का मतलब क्या है कि कोई भी डिसीज है, कोई डिसीज है बहुत तेजी से फैल रही है, फ्रीक्वेंटली स्प्रेडिंग, कोई एक डिसीज ऐसी है जो बहुत तेजी से किसी रीजनल एरिया में फैल रही है। कैसा, किसी रीजनल एरिया में स्प्रेड हो रही है। अगर कोई भी डिसीज बहुत तेजी से किसी रीजनल एरिया में बहुत ही तेजी से फैल रही है तो इस प्रकार के डिसीज को हम आउटब्रेक डिसीज कहेंगे। अब गौर कीजिए, यही कंडीशन किस में था, चाइना के वुहान में था। तो आप लाइन ऐड करेंगे, आउटलेट वाली या कहें कि आउटब्रेक वाली। तो यहाँ चाइना कंट्री, तो दिमाग में रखेंगे आप ये बात, चाइना कंट्री, और चाइना कंट्री के साथ सिटी ले लें, सिटी कौन सा, वुहान सिटी, ऐसा ही है ना, वुहान सिटी। इसके बारे में भी डील करेंगे। हम ये बता रहे हैं कि आप जब क्वेश्चन डील करते हैं, लिखते हैं, तो आपके पास एंटीक वर्ड्स होने चाहिए, एंटीक छाप छोड़ने के लिए और एंटीक नंबर लेने के लिए, ठीक है। नहीं तो लिखने के लिए बहुत कुछ लिख सकते हैं, 350 में बहुत कुछ लिखा जा सकता है और बहुत अच्छा कंटेंट लिखा जा सकता है। एंडेमिक कंडीशन को देखें, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया है, और इसे हम क्या कहते हैं, दिस वन इज द ज्योग्राफिकल एरिया। इसे हम क्या कहते हैं, दिस वन इज अ ज्योग्राफिकल एरिया। और ज्योग्राफिकल एरिया भी कैसा है, आप कहेंगे स्पेसिफिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, और इस ज्योग्राफिकल एरिया पर गौर करें, नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल्स हैं। ये कैसे हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल्स बट ऑल आर द स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक कौन है, ये वही है जो पेशेंट के रूप में हम जज करेंगे। और इनका संबंध किससे होगा, इनका संबंध होगा इन्फेक्शन एजेंट या इन्फेक्शियस एजेंट और डिसीज फैक्टर, मतलब रोग के कारक के साथ संबंध होगा। अब गौर समझिएगा, एंडेमिक अभी सिचुएशन बनेगी, पहले सिचुएशन समझ लें क्या है, क्योंकि उसको भाषा भी देना है और कोरोना वायरस को यहाँ लाकर अटैच भी करना है। याद रखिए, कोरोना 3 कंडीशन से होकर निकली है, आप 4 भी समझ सकते हैं। आउटब्रेक कंडीशन भी थी इसकी, एपिडेमिक भी थी, एंडेमिक भी थी और पैंडेमिक में भी आया है, अभी तो पैंडेमिक में चल रहा है। तो 4 कंडीशन रहा है, तो 4 कंडीशन की नॉलेज हो तभी आप उसके बारे में आप वर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब कोई पर्टिकुलर डिसीज या डिसीज का एजेंट या डिसीज का कोई फैक्टर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कम्युनिटी या पॉपुलेशन के साथ होता है, यहाँ पॉपुलेशन लिख सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पीपल्स आर इन लेस काउंटिंग, यहाँ नंबर ऑफ पीपल कम होंगे। जब कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट, कोई डिसीज का फैक्टर या कोई डिसीज का पैथोजन कह सकते हैं, रोगाणु, मुख्य रूप से जब कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में आता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीपल्स को होता है,
पर्टिकुलर एरिया में है, ज्योग्राफिकल एरिया, और पर्टिकुलर पीपल्स को है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जिस एरिया से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार के डिसीज को हम क्या कह देंगे, इस प्रकार के डिसीज को हम एंडेमिक तब कह सकते हैं, अभी नहीं कह सकते, तब कह सकते हैं जब कुछ डिसीज इसमें आती हो और उन डिसीज का अपना एक फोरकास्ट हो। मान लीजिए एग्जाम्पल देखें, एंडेमिक जो है एक फोरकास्ट होता है, क्या होगा, एक फोरकास्ट होगा, और ये फोरकास्ट एक रिपोर्ट के सामने आपके सामने रहेगा, एक रिपोर्ट के सामने रहेगा, और ये रिपोर्ट एनुअली बनती है। कैसी बनेगी, एनुअली रिपोर्ट बनती है, मीन्स वार्षिक रूप में आपके सामने रिपोर्ट बना करती है। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखूं कि उनके साथ कंपैरिजन करके आप देख लें। देखिए जैसे मान लीजिए हम बात करें मलेरिया, मलेरिया, और आप ले सकते हैं कॉलेरा, मलेरिया, कॉलेरा और चिकन पॉक्स, और क्या ले सकते हैं, चिकन पॉक्स। इसके बारे में अभी डील करेंगे। आप तीन डिसीज ऐड कर जब बात को इम्पैक्ट देंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाएगा। एक मलेरिया, कॉलेरा और चिकन पॉक्स, ये 3 डिसीज कैसी हैं आज की डेट में, तीनों डिसीज कैसी हैं, एंडेमिक है। क्या है, एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब होगा आप एक पर्टिकुलर एरिया पर और एक पर्टिकुलर काउंटिंग जब रखते हैं, जैसे मान लीजिए मलेरिया है, कोलेरा है और चिकन पॉक्स है, तो इसको आप ऐसे देखें, इसको हम काउंटिंग के आधार पर समझ लें। मान लें मलेरिया, मलेरिया है, किससे होगा, ये होता है आपका एनोफिलीज, ये आपकी नॉलेज के लिए है, एनोफिलीज मॉस्किटो, मॉस्क्विटो, एनोफिलीज मॉस्क्विटो से होता है, और ये फीमेल होती है, और इसका भी प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम उसकी लार रहेगी, वो लार उसकी एक से दूसरी जगह जाती है। और इसमें क्या है, काउंटिंग रखेंगे। 2020 का आंकड़ा हम आपको बताएं, 2020 का आंकड़ा क्या है कि 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन इतने पेशेंट्स थे, किसके हैं, इतने पेशेंट हैं 2020 के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन मलेरिया के, किसमें, हमारे इंडिया में। और इसमें लगभग 20,000 लोगों की डेथ हर साल होती है, हर साल होती है। तो ये एक आंकड़ा है, एक फोरकास्ट है। अगर ये आंकड़ा क्रॉस कर जाता है, मान लें अगर ये आंकड़ा, दो कंडीशन देख लें, या तो इक्वल हो जाता है, या तो इक्वल हो जाता है, या दूसरी कंडीशन क्या आती है आपके सामने, इक्वल न होकर ये उसे कम हो जाता है, लेस हो जाता है, या डिक्रीज हो जाता है, लेस या डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को हम एंडेमिक कहते हैं। दिस वन इज एंडेमिक कंडीशन, एंडेमिक कंडीशन। एंडेमिक कंडीशन मतलब अंडर कंट्रोल, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, अंडर कंट्रोल, अंडर और कंट्रोल बात में आती है। तो कोई एक ऐसी कंडीशन हो जो अंडर कंट्रोल हो डिसीज के रिस्पेक्ट में, डिसीज के फैलने के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, एंडेमिक कंडीशन है। इसी का एक दूसरा भी पार्ट है जिसको हम कहेंगे एपिडेमिक। एक और भी है, एक आपने कर लिया तो साइड में लिख लेंगे, से ये साथ साथ में रहेगा। एक आपकी है, एक आपके पास है आउट ब्रेक, एक आपने भी पढ़ा जिसे आप बोलते हैं आउट और ब्रेक। एक आपके पास आउट ब्रेक कंडीशन थी, दूसरा आपका एंडेमिक, अभी आप पढ़ रहे हैं एपिडेमिक, एपिडेमिक, और लास्ट वन क्या होगी आपकी, पेंडेमिक, पेंडेमिक। तो हमारे पास ये 4 कंडीशन है, 2 हम देख चुके हैं, तीसरी और चौथी देख रहे हैं, बिकॉज ये कोरोना के साथ आपको लिखना है, अटैच करना है। जब भाषा नहीं पता होगी तो लिख नहीं पाओगे आप। देख लें क्या है आपके पास, एपिडेमिक है। एपिडेमिक को समझिए, एपिडेमिक, एपिडेमिक क्या है, सेम कंडीशन, सेम कंडीशन होगा। सेम कंडीशन का मतलब कि ये कंडीशन किसके साथ बिलोंग करेगी, ये कंडीशन प्रॉपरली बिलोंग करती है किसके साथ, एंडेमिक कंडीशन के साथ, लेकिन वो फोरकास्ट से ऊपर चले जाते हैं। देखें हमने कहा कि डिसीज तो है, डिसीज का फैक्टर भी है, और इन्फेक्शियस या इन्फेक्शन एजेंट भी है। इन्फेक्शन एजेंट या आप कह दें पैथोजन, या आप कह दें पैथोजन। और ये पैथोजन किसे हो रहा है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक पॉपुलेशन, या स्पेसिफिक एरिया की जगह आप लिख सकते हैं ज्योग्राफिकल एरिया ऑल्सो। लेकिन इसका याद रखें, इसका आप थोड़ा सा एरिया इंक्रीज कर देते हैं। यदि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहले देख रहे थे तो इस बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं देखेंगे, इस बार आप स्टेट लेवल पर देखेंगे।
किस पर देखेंगे? स्टेट लेवल पर। थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, 2 स्टेट्स में हो सकती है, 3 स्टेट में हो सकती है, 4 स्टेट में हो सकती है, उसे हम एपिडेमिक कहेंगे। मीन्स अंडर कंट्रोल नहीं है, थोड़ी सी अंडर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? जैसे एग्जाम्पल ले लें आप, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं डेंगू और चिकनगुनिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंजा, या इन्फ्लुएंजा कह दें या फ्लू कह दें, आप कह दें फ्लू, आप कह दें फ्लू, कह दें आप फ्लू, कहने से आपको आसान और समझ में आएगा, फ्लू कह दें आप, यू हैव फ्लू। गौर कीजिए कि चिकनगुनिया और डेंगू ये दोनों होते किससे हैं, थोड़ा इसके बारे में देख जरूर लें। अगर हम कहें कि हमारे पास है डेंगू डिसीज़ की बात कर रहे हैं, तो डेंगू होता किससे है? डेंगू होता है मॉस्किटो से। किससे होगा? मॉस्किटो से होता है। और मॉस्किटो कौन सा होता है? एडीज। कौन सा? एडीज। लेकिन एडीज में भी कौन सा? इजिप्टी, इसे बोलते हैं AEGYPTI। तो इसका नाम क्या होगा? एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी से क्या होगा? डेंगू, तो बैक्टीरियल डिसीज है। दूसरा आपके पास क्या है? चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया भी किससे होता है? मॉस्किटो से। और एडीज भी होगी इसमें, क्या होगा? एडीज मॉस्किटो तो है, लेकिन यहाँ पर इजिप्टी नहीं है, यहाँ पर ऑलब्यू पिक्टस है। ऑलब्यू और पिक्टस इसका नाम है, इसको याद रखेंगे। तो चिकनगुनिया दोनों ही मॉस्किटो से होते हैं, चिकनगुनिया और डेंगू, लेकिन ये एडिस इजिप्टी है और ये एडिस ऑलब्यू पिक्टस है। तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है कि ये ऐसी डिसीज़ है जो बैक्टीरियल डिसीज़ है। अगर बात करते हैं फ्लू के लिए, तो गौर कीजिएगा, कोरोना की तरफ चले, अगर फ्लू की बात करते हैं तो 2009 में एक फ्लू था जिसे आप स्पेनिश फ्लू कहते हैं। क्या कहेंगे? स्पेनिश फ्लू। आप ऐड कर सकते हैं, ये बात अपनी लिखने में ऐड कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको ऐड करना भी चाहिए। और इसमें लगभग 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। कितने लोगों की? लगभग 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन जब हम यहाँ पर फ्लू की बात करते हैं तो ये कौन सा फ्लू है? याद रखें, स्वाइन फ्लू की बात की जाती है। दिस वन इज अ स्वाइन फ्लू। और स्वाइन फ्लू आप जानते हैं कि स्वाइन फ्लू किससे होता है? ये पिग के माध्यम से होता है। आपको बात समझ में आती होगी। तो इन्फ्लुएंजा, फ्लू तो एक क्या है? डिसीज है। होता किससे है? इन्फ्लुएंजा। तो कोई एक पर्टिकुलर क्या है आपका फ्लू होना चाहिए, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू या स्पेनिश फ्लू। 2009 में लगभग ये पैंडेमिक सिचुएशन के रूप में घोषित हुई थी। किसके रूप में? पैंडेमिक। लेकिन आप एक बात बताएं कि मॉस्किटो है, मॉस्किटो के माध्यम से, और स्पेनिश फ्लू का कंडीशन पैंडेमिक रहा, इनका क्यों नहीं रहा? समझ लें, एक आंकड़ा ले लें आप, एक आंकड़ा ले लें और देखें कि कितना क्या रहा है। जैसे हम बात बताएं आपको डेंगू के लिए बता दें या इन्फ्लुएंजा के लिए बता दें, तो डेंगू के लिए देखिएगा, तो डेंगू के लिए 1.8 लाख, लगभग 1.8 लाख तक इसका 2017 में इसकी रेट था। कितना में? ऐसे लिख लें आप, 2017 में 1.8 लाख इसके पेशेंट थे। आप यहाँ चिकनगुनिया भी ऐड कर सकते हैं। और 2018 में ये थोड़े से कम हो जाते हैं, लगभग 1 लाख हो जाता है। लेकिन 2019 में आने पर ये 1.2 लाख करीब फिर हो जाता है। और 2020 में आने पर इसकी काउंटिंग 40,000 रह जाती है। और 2021 जो अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसकी काउंटिंग 7,000 से लगभग 8,000 काउंटिंग रह जाती है। गौर कीजिएगा, फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब एक बार 1.8, फिर उसके बाद नीचे, उसके बाद फिर ऊपर, और फिर उसके बाद बिल्कुल नीचे और फिर बिल्कुल नीचे। तो पैराग्राफ कुछ ऐसा दिखा रहा है, 1.8, 1.2 और 40,000 और 7,000। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन को आप एपिडेमिक कहते हैं। तो क्या हमारी कोरोना एपिडेमिक थी? हाँ, हमारी कोरोना एपिडेमिक ही थी, लेकिन दिसंबर के बाद, मार्च के बाद एपिडेमिक हुई। पैंडेमिक नहीं थी उस समय, एपिडेमिक थी, बट एंडेमिक उससे पहले थी। और उससे पहले भी क्या थी? आउटब्रेक के रूप में वह काउंट करती थी। अगर बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं पैंडेमिक सिचुएशन की, इट्स वेरी वेरी टिपिकल कंडीशन। पैंडेमिक हर 100 साल में पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट होती ही है। जैसे 2003 में क्रिएट हुआ था, 2003 में भी क्रिएट हुआ था। देखिए, अगर बात करेंगे पैंडेमिक की, तो पैंडेमिक में क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो जोग्राफिकल एरिया है, जोग्राफिकल एरिया, ये कैसा हो जाता है? ग्लोबल लेवल पर हो जाता है। किस लेवल पर हो जाएगा? ये ग्लोबल लेवल पर काम करता है। पहली बात, ग्लोबल लेवल पे काम करेगा कौन? जोग्राफिकल एरिया। दूसरी बात करेंगे पॉपुलेशन क्या है?
होल पॉपुलेशन की बात होगी, यहाँ होल पॉपुलेशन, यहाँ होल पॉपुलेशन की बात होगी। और तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बात करेंगे, यहाँ इन्फेक्शन एजेंट और डिसीज फैक्टर। डिसीज फैक्टर की जब बात करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहेंगे कि कैसी डिसीज़ या कोई फैक्टर या एजेंट जो होल पॉपुलेशन को कवर अप करता है लगभग, और जोग्राफिकल एरिया ग्लोबल लेवल पर इससे प्रभावित होता है, उसे हम पैंडेमिक सिचुएशन के रूप में कहेंगे। इसमें हम एग्जांपल अगर लें, नॉर्मली कोविड तो है ही, लेकिन और भी आप ले सकते हैं। तो आप जैसे कहेंगे एड्स, आप कहेंगे एड्स, और एक आपके पास है कोविड-19। गौर समझ लीजिए, लगभग 350 में हम 100 नंबर का या 100 वर्ड्स का हम इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उठा सकते थे और उठा सकते हैं। अब आपने जैसा लिखा बहुत अच्छा लिखा होगा, मैं आशा करता हूँ, लेकिन यहाँ से चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता था। एड्स में थोड़ी सी बात को समझ लीजिए, नए पेज पर आकर समझें। देखिए एड्स क्यों है, एड्स को हम HIV कहते हैं, और HIV क्या है, रेट्रोवायरस है। क्या है, रेट्रोवायरस। ये अपने आप में रेट्रोवायरस होता है, और ये कैसी है, पैंडेमिक कंडीशन है। पैंडेमिक कैसे है, 2.1 मिलियन केसेस हैं हमारे इंडिया में 2020 की अगर बात करें, 2020 की। और अगर 2021 की आप बात करें तो ये बढ़ चुका है, 2.35 मिलियन हो चुका है, 2.35 मिलियन, मतलब लगभग ये 23-24 लाख करीब हो चुका है। और ये अपने आप में बहुत डेंजरस कंडीशन है। टॉप पर देखिए, जैसे मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई महाराष्ट्र MH, तो ये 8.5 लाख। और आप बिहार में रहते हैं तो बिहार के लिए अपडेट ले लीजिए। बिहार में ये कंडीशन पैंडेमिक है। कैसी है, पैंडेमिक कंडीशन है, और इसमें लगभग 8.0 लाख है। तो बिहार में एड्स होने की कंडीशन 8.0, मतलब 8 लाख लोग हैं। जो ये आगे भी बढ़ सकता है, अभी तो 8 पिछले साल कम था, अब और ज़्यादा बढ़ गया है। 8 लाख लोग मतलब एड्स से ग्रसित हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी कंडीशन है। यूपी की बात करते हैं तो 6.7 लाख पेंडेमिक सिचुएशन दिखा रहा है, मतलब बढ़ेगा घटेगा नहीं। और अगर बात करें दिल्ली की, जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से, तो वहाँ कितना है, लगभग 3.0 लाख। मीन्स इतनी सी पॉपुलेशन है। बात ये नहीं है कि कितनी है, कितने केसेस हैं, एनुअली प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो हम डायरी निकालते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन से आप उठा लें, तो गूगल करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन तो सब निकल के आता है, वहाँ से आप डाटा निकाल सकते हैं। तो हम डाटा भी बता रहे हैं आप कहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये इसकी रेटिंग है। लेकिन बात करें किसकी, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की। किसकी बात कर रहे हैं आप, कोविड-19। तो कोविड-19 को आप पैंडेमिक कह रहे हैं कि एपिडेमिक कह रहे हैं कि आउटब्रेक कह रहे हैं कि आप उसे एंडेमिक, कौन सा कंडीशन में आप रखेंगे। हालांकि अभी जब रखें तो पेंडेमिक में ही रखें, और पेंडेमिक में है। इसे घोषित कौन करेगा, पहली बात समझ लें। आप चाहे आउटब्रेक में हो, आप एंडेमिक में हो, या आप एपिडेमिक में हो, या आप पेंडेमिक में हो, आप इनमें से कोई भी कंडीशन में होता है, आपकी कंट्री, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका कोई कस्बा, तो याद रखें कि वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग काउंट होगा, WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही किसी भी कंट्री, किसी स्टेट, किसी डिस्ट्रिक्ट, हालांकि उसको पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब पेंडेमिक सिचुएशन हो जाती है तो पेंडेमिक घोषित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप कहेंगे कि आपका WHO रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप जानती हैं कि WHO ने कोविड-19 को, कोरोना वायरस को अभी रिसेंटली किसमें, पेंडेमिक सिचुएशन में ऐड कर दिया है। ऐड कब किया था, आपके 2020 के लास्ट में आने के बाद किया था। जब 20 की बात करें तो 20 में आपका मार्च था, तो मार्च में तो 22 मार्च में तो इंडिया में लग गया था, और 22 मार्च के बाद 23 मार्च करीब में था, 23-24 मार्च में था। इस बात को समझ लें। अब हमें करना क्या है, हमें देखना है कि अगर बात करें एंडेमिक पैंडेमिक की तो कैसे होगा। गौर कीजिएगा, WHO किस तरीके से जज कर रहा है। आउटब्रेक की बात करते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन है। देखिएगा, अगर आप आउटब्रेक की बात करते हैं, तो हम कहेंगे केवल वुहान क्षेत्र में था वो। कहाँ था, वुहान। तो वुहान क्षेत्र में था, और वुहान क्षेत्र में यदि हम दिसंबर की बात करें और 2019 दिसंबर 2019 की आप बात करें, तो उस कंडीशन में अगर वुहान में देखें आप, तो वुहान में लगभग 8,000 केसेस थे, करीब 8,000 से लेकर 9,000 तक वुहान में।
लेकिन बात करें किसकी, इंडिया की, तो उस समय इंडिया में केवल 3 केसेस थे। ये सोचने की बात है। तो हमारे इंडिया के लिए ना तो आउटब्रेक है, ना ही वो एपिडेमिक है, पेंडेमिक होने का तो कोई कंडीशन नहीं है। याद रखिएगा वहाँ के लिए उस समय कैसी कंडीशन थी, वहाँ के लिए वो एंडेमिक भी था, वहाँ के लिए आउटब्रेक भी था। बट इसको बढ़ा दें, अगर हम बात कर दें एपिडेमिक के लिए, एपिडेमिक, तो WHO सीधे तौर पर घोषित कर देता है, WHO घोषित कर देता है किसको, चाइना के वुहान क्षेत्र को। क्यों कर देगा, बिकॉज नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से वहाँ से आने शुरू हुए। और उसके बाद जब बात करते हैं पेंडेमिक पर, आप बात करते हैं पैंडेमिक पर, तो होल या कहते हैं कि ग्लोबल कंडीशन हो जाती है। होल ना लिखकर अच्छी भाषा लिखें, तो ग्लोबल कंडीशन में आ जाता है। किसमें, ग्लोबल कंडीशन। तो ग्लोबल कंडीशन बनती है ये पैंडेमिक सिचुएशन। क्यों, बिकॉज इंडिया के साथ और भी सभी कंट्रीज हैं, वो सब इससे प्रभावित हुई हैं और अभी हो भी रही हैं, अभी थर्ड वेव चल रहा है। गौर कीजिएगा, यहाँ से हम इतना समझ पाए हैं कि हमें स्टार्टअप कैसे लेना है। अब हम थोड़ा सा कोरोना के बारे में समझेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका लगभग 1/3 खत्म हो चुका है। यहाँ से कोरोना आप समझें, कोरोना। देखिए कोरोना में 2 चीज़ें बड़ी गलत तरीके से लोगों को प्रभावित कर रही हैं और गलत तरीके से लोग समझ भी रहे हैं। कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस और कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस के साथ में आप सार्स को वायरस भी कह सकते हैं और मर्स को वायरस भी कह सकते हैं। अब इन बातों में डिफरेंस क्या है, याद रखिएगा बात कि जब हम बात करते हैं किसकी, कोरोना की, तो कोरोना क्या है, कोरोना महज एक वायरस है। कोरोना महज एक वायरस है, कोरोना कोई डिसीज नहीं है। और अगर हम डिसीज की बात करेंगे कि कोरोना से रिलेटेड अभी जो पैंडेमिक कंडीशन है, उस पैंडेमिक कंडीशन में अगर नाम लें इस डिसीज का, तो हम लिखते हैं कोविड और 19। इसका क्या मतलब है, कोविड-19 मीन्स आप लिखेंगे सीधे तौर पर कोरोना, तो वायरस प्लस वायरस, और डी मीन्स डिसीज, और बाकी आपके पास 19 है, तो 2019, जैसा अभी आपको बताया कि दिसंबर 2019 में वुहान क्षेत्र से निकलकर बाहर भी आया था। इसको ऐड करेंगे तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अब हम इसको कोविड-19 तो अभी नॉर्मली सभी बोल रहे हैं, लेकिन कोविड-19 इसका एक्चुअल में नाम है ही नहीं। कोविड-19 इसका नाम है ही नहीं। कोविड-19 जो लोग कम जानकारी रखते हैं उसको आसान तरीके से बुलाने के लिए, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आसान है इसलिए कोविड-19 बोल देते हैं, तो कोविड-19 नहीं है। कोरोना, अगर आप कोरोना को देखें तो ये क्या है, एक ऐसी डिसीज है जो फैमिली से बिलोंग करती है। किसकी फैमिली, वायरस, किसी वायरस की फैमिली से बिलोंग करती है, और इस वायरस का नाम है MERS-CoV और SARS और CoV। अब इसे कैसे समझेंगे, इसे बोलते हैं आप मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और एक है आपके पास सेवर या सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस। तो ये दोनों क्या है, फैमिली पे हैं, किसकी, कोरोना की। इसे ऐसे समझें आप बोलेंगे इसे क्या कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी और सिंड्रोम समझते हैं आप क्या होता है। सिंड्रोम आप समझेंगे तो और भी बेहतर होगा। सिंड्रोम का मतलब सिम्टम से होता है, सिम्टम्स मीन्स कि क्या चिन्ह है उसके, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। आप जानते हैं कि पर्टिकुलर कोरोना वायरस के सिम्टम्स हर 6 महीने में चेंज हो रहे हैं और चेंज होंगे भी, क्योंकि म्यूटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है। और आगे इसके क्या लिखेंगे आप, CoV मीन्स कोरोना वायरस। तो ये भी एक क्या है, फैमिली से बिलोंग कर रहा है कोरोना वायरस इसकी। और दूसरी इसके पास है SARS, इसे हम क्या बोलते हैं, सेवर। दिस इज द सेवर एक्यूट। देखिए वही वर्ड दोबारा आता है, एक्यूट का मतलब क्या है, एक्यूट और रेस्पिरेटरी और सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मेरी बात समझ पा रहे हैं। और उसके आगे सेम वही चीज कर देंगे आप, CoV कोरोना वायरस। तो किसकी फैमिली से बिलोंग मेनली कर रहा है, तो हम कहेंगे सार्स को वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए हम इसके नाम को चेंज कर सकते हैं। इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे आप SARS-CoV। लेकिन ऐसा बोल देने से हमें प्रॉब्लम होगी, समझने में हमें प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें, देखिएगा
SARS और COV, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस डिसीज, ये 2003 में भी आई थी। याद रखें 2003 में ये पैंडेमिक कंडीशन थी। क्या थी? पैंडेमिक कंडीशन। और अगर हम इसी नाम को बोल दें कि वो कोविड-19 है तो दिक्कत क्या होगा? दिक्कत ये होगा कि आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे कि सार्स कोविड कौन सी है। तो इसलिए क्या कह दिया गया? नोबल कोरोना वायरस, इसे कह दिया गया नोबल कोरोना वायरस। या आप ऐसे कह सकते हैं कि सार्स नोबल कोरोना वायरस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, सार्स और नोबल कोरोना और वायरस। एक्चुअल में इसका ये नाम होना चाहिए, तो हम समझते हैं। जैसे ही हमें समझ में आती है कि कोरोना है क्या, और कोरोना अपने आप में पैंडेमिक है ही, WHO निर्धारित कर चुका है, तो कोरोना को हम अगर किसी कैटेगरी में डालें तो किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? आप इसे कैटेगरी में डालेंगे जूनोटिक्स। किस में डालेंगे? जूनोटिक्स। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करने वाला है। ये जूनोटिक का मतलब क्या है? अ डिसीज which spread by animals into humans। ये बहुत आसान से आपको समझ में आया होगा। देखिए एक जूनोटिक्स का क्या है कि कोरोना वायरस कैसी डिसीज है? जूनोटिक्स है। और जूनोटिक्स का मतलब होता है कि ऐसी डिसीज जो हमेशा एनिमल से ह्यूमन की तरफ जाकर फैलती है, और एक में रिजल्ट आता है कि ह्यूमन से ह्यूमन टू ह्यूमन ये डिसीज स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। जूनोटिक इसको ऐड किया जाता है। यदि आपसे कहा जाए कि बताएं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, तो आप ऐड कर सकते हैं कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या हैं। कोविड-19 के आपसे सिम्टम्स पूछ रहे हैं, तो यहाँ सिंड्रोम लिखा जा सकता है। आप थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करने के लिए सिम्टम्स की जगह सिंड्रोम लिख सकते हैं, क्योंकि सिंड्रोम मतलब ही होता है सिम्टम्स। क्या सिम्टम्स हैं इसके? कोल्ड कफ, फीवर के साथ साथ टेम्परेचर, बॉडी में टेम्परेचर भी है, और पेन भी कैसा? जॉइंट पेन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेथ होल्डिंग मीन्स सांस रुकती है आपकी इसमें। रेस्पिरेटरी को रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्पैक्टेड मीन्स आपका जो श्वास नलिका है वो इम्पैक्टेड हो जाती है, वो दबना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। इसे बोलते हैं ब्रेथ होल्ड कंडीशन। और इसी वजह से इसको कहा गया साइलेंट किलर भी इसको कहते हैं। साइलेंट किलर वायरस भी इसे कहते हैं, बिकॉज व्यक्ति की मौत धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से हो सकती है, क्योंकि उसका ब्रेथ कैनाल या कहीं की रेस्पिरेटरी कैनाल ब्लॉक हो जाती है। सिम्टम में यहाँ आते हैं, और बात समझ लें कि सिम्टम्स के साथ साथ में आप क्या ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही आप सिम्टम को ऐड करते हैं तो आप ये देख लें कि क्या हमारी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में हमने इस पर काम किया है। सिम्टम आने के बाद कोरोना वायरस को आप लगभग बहुत हद तरीके तक जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ से आप ऐड कर देखें कि किस तरीके से काम करना है, और अगर बेटर हो तो आप इसमें मेक इन इंडिया को एक्सटेंड कर सकते हैं कि मेक इन इंडिया भी इसमें ऐड होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हम इसके एंड में बता देंगे। मेक इन इंडिया भी करीब 10-15 मिनट का है, उसको समझ लेंगे। लेकिन देख लें कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है साफ साफ कि मेक इन इंडिया, ठीक है। मेक इन इंडिया पर थोड़ा लाइट डाल देते हैं कि किस तरीके से है। मेक इन इंडिया इसे आप डोमेस्टिक कह दें या नेशनल भी कह सकते हैं। इसे आप कह सकते हैं नेशनल, NATIONAL, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरर, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग क्या प्रोडक्ट। एक बात समझिए कि मेक इन इंडिया किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट कर सकती है, किसमें, हमारे कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट होने में, प्रिवेंट होने में।
बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन मेक इन इंडिया के बारे में कुछ जानकारी पहले से होनी चाहिए, तब आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले आप इसको देख लें। यहाँ देखिए किसकी नीड क्या है, किसकी नीड आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द मेजर नीड ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू मेक इन इंडिया। देखें नीड इसलिए है बिकॉज हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट। हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करें जिसके माध्यम से हमें आउटपुट मिले, और आउटपुट क्या मिले? एक हमारी जीडीपी इंक्रीज हो, एक हमारी जीडीपी इंक्रीज होना चाहिए, और इसी के साथ साथ में जीडीपी के साथ हमें एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होना चाहिए परसेंटेज वाइज। गौर कीजिएगा, जब पैंडेमिक सिचुएशन आती है तो हमने इंपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है, एक्सपोर्ट बहुत कम किया। लेकिन जैसे जैसे कंडीशन बीती है कि हमें पता फर्स्ट वेव आने के बाद सेकंड वेव आई, तो सेकंड वेव आने के बाद मेक इन इंडिया के माध्यम से बहुत से काम ऐसे कर लिए गए, जैसे क्रायोजेनिक इंजन को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी मेक इन इंडिया के माध्यम से होगा। एम्प्लॉयमेंट आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो डॉक्टर्स नहीं हैं, कुछ ऐसे भी रहे कि जिन्होंने कभी, जैसे हम मेडिकल क्वालिफाइड हैं तो हम भी काम करने के लिए गए थे एज अ डॉक्टर लेवल पर, तो वहाँ पर आपको मिला, सैलरी भी मिलता है बाकायदा, लेकिन जान का जोखिम होता है, उसके लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप याद रखें कि एम्प्लॉयमेंट दिया गया बहुत अधिक मात्रा में, लोगों के पास घर में पैसा पहुँचा है, और सहूलियत भी बहुत दी गई है, बहुत कम मात्रा में, कम पैसों में जो है राशन भी दिया गया। तो मीन्स फूड के हिसाब से देखें, और सर्विसेज के अकॉर्डिंग देखें, और हम प्रिवेंशंस के अकॉर्डिंग देखें, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें, जीडीपी के हिसाब से देखें, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखें, आउटपुट के हिसाब से देखें, तो मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है इस बार बचने में। हालांकि हम सही से इसमें काम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए हैं? बिकॉज पहली बार ऐसी कंडीशन थी जो रिसेंटली इस कंडीशन में आया है, और हम इससे पहले तो बहुत अधिक मात्रा में हमारी जीडीपी मीन्स कम मात्रा में थी, बहुत अधिक मात्रा मीन्स बहुत कम मात्रा में हम थे। हमारा जीडीपी में रोल मैक्सिमम 12 से 14% रहा, लेकिन 2014 से और अब तक आए तो जीडीपी रोल हमारा बहुत अच्छा हो चुका है। बहुत अच्छा कैसे कि अगर पैंडेमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख ले तो, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट का, जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी बहुत घटी है, क्योंकि इंडस्ट्री पूरे 1.5 से 2 साल बन रही है, उससे हमारी जीडीपी नीचे गिरनी ही है, वो गिरेगा भी, वो एक नेचुरल बात है। इन्वेस्टमेंट से यहाँ क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर। आप गौर कीजिए, अगर आप पर्टिकुलर किसी कंट्री में हैं और वहाँ पर आप ऐसे देखें, मान लीजिए आप इंडिया से हैं ही, आप इंडिया से हैं और बिहार स्टेट से हैं। इंडिया में कहाँ से हैं? बिहार स्टेट से हैं। तो यहाँ पर अगर आप मैन्युफैक्चर ज़्यादा कर दें, एरो ऊपर है तो मतलब ज़्यादा कर दें, मैन्युफैक्चर ज़्यादा करने पर आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे? डेफिनेटली आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। तो हमारा ये मुद्दा था कि हम इन्वेस्टमेंट करें, किस में करें? लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? गौर कीजिएगा, मैन्युफैक्चर आपको करने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। केवल आपको रॉ मटेरियल चाहिए, और प्लेस चाहिए। प्लेस के साथ साथ आपको क्या चाहिए? इंडस्ट्री चाहिए, और केमिकल्स चाहिए, पावर प्लांट चाहिए, पावर प्लांट। ये सारी चीज़ें कैसे मिलेगा? मेक इन इंडिया से। लेकिन हम कोरोना वायरस की तरफ देखें तो हम केमिकल्स की तरफ बहुत अधिक मात्रा में जाते हैं। हालांकि 14 से 25 सेक्टर्स ऐसे हैं जो मेक इन इंडिया के माध्यम से कवर किए गए हैं, इसके बारे में भी देख लेंगे। लेकिन आप इस बात पर आइएगा कि इंडिया क्या है, बिहार है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक लेवल पर करेंगे। जीडीपी का मतलब ही होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद आपका क्या है। मैन्युफैक्चर बढ़ेगा तो सीधी सी बात एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो जो करेंसी होगी, या कह दें जो इंडियन करेंसी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ने का मतलब हमारे जो 1 रुपीज़ की वैल्यू होगी वो ज़्यादा हो सकती है। वो ज़्यादा हो सकती है किस में? इंटरनेशनल जीडीपी लेवल में, जीडीपी परसेंटेज में, या इकोनॉमिकल वैल्यू हमारी बढ़ सकती है। इकोनॉमिकल लेवल, हमारा इकोनॉमिकल लेवल इंक्रीज हो सकता है। ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं, पैसे की वैल्यू बढ़ेगी अगर आप खुद करेंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या कर रहे थे? इससे पहले हम लगभग 12 से 14%, याद रखिएगा, 12 से 14 और लगभग 16% भी हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो इंपोर्ट करेंगे तो बाहर वाले को पैसा देना पड़ेगा, तो हमारी करेंसी बाहर जाएगी तो वैल्यू घटेगा हमारा। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप
आप क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दे पाओगे। सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देंगे, जीडीपी बढ़ना बहुत आसान है। तो इसे दो तरीके से देख सकते हैं, एक गवर्नमेंटल सेक्शन से मैन्युफैक्चर हो जाए और दूसरा प्राइवेट सेक्टर से भी मैन्युफैक्चर हो जाए। और जॉब भी किस तरीके की होगी, जॉब भी 3 तरीके से हो सकता है, हायर लेवल में, मिडिल लेवल में और लोअर लेवल में। मीन्स ज़्यादा क्वालिफाइड के लिए भी होगी, कम क्वालिफाइड के लिए भी होगी और बहुत कम क्वालिफाइड के लिए भी होगी। ऐसा नहीं कि ज़्यादा क्वालिफाइड लोग ही केवल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो होती मिडिल और लोअर लेवल से है, लेकिन उसको एम्प्लॉयमेंट करना, उसको पर्टिकुलरली एक मैप बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना, वो हायर एजुकेशन के अंडर में आता है। तो हम एक आउटपुट देख लेते हैं कि मेक इन इंडिया इस तरीके से है। और मेक इन इंडिया कब स्टार्ट किया गया, हम जानते हैं 25 सितंबर और 2014 में। इससे पहले आपकी जीडीपी कितना था, 7.2, याद रखिएगा 7.2 था। और रिसेंटली अगर बता दें 2020 तक भी तो 7.3 और 7.2 पर ही लाई हो चुका है। तो 2014 से 21 तक जब आते हैं, लगभग 20 तक मान के चले तो 7.2 से चले थे 7.3 पर आए हैं। 0.1% आपकी जीडीपी बढ़ी, लेकिन बहुत अच्छी बढ़ चुकी थी। थोड़ा ओवरव्यू देख लीजिए, ये हमारी 7.2 से चले थे और 7.2 से 7.3 पर हम पहुंचे हैं अपनी जीडीपी लेवल पर। बीच में हम 8.2 भी गए, बीच में हम 10.4 भी गए, बीच में हम 11.2 भी चले गए थे। तो बहुत अच्छी हमारी इनबिल्ट हो चुका था मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। देखेंगे आप कि गांव से शहर जोड़े जा रहे हैं, शहर से गांव जोड़े जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। खैर, हम कोरोना वायरस के तहत हैं, तो यहाँ आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए। एक और इसमें बात समझ लें कि किस किस सेक्टर्स में इसको ऐड किया गया है। जो मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। और इसमें DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसको बनाया गया था। इसके माध्यम से बायोटेक में बहुत बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इनके माध्यम से भी काम किए जा रहे हैं। और क्या है, केमिकल्स पर काम किया जा रहा है। यहाँ केमिकल्स का मतलब बेटा वैक्सीन से ही है, यहाँ केमिकल का मतलब आपकी मेडिसिन से ही है। और मैंने आपको फर्स्ट पेज पर ही बताया था कि वैक्सीन बनाना, मेडिसिन बनाना, एंटीबायोटिक के रूप में भी आप बनाएंगे, एंटीबायोटिक्स के रूप में भी बनाएंगे। यहाँ पर हम लेदर पर भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑयल एंड गैस पर भी काम कर रहे हैं। और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, लगभग 10 हम ऐसे बता देंगे जो कि आपको ऐड करनी चाहिए इसमें और करनी भी चाहिए। तो हमने देखा कि मेक इन इंडिया में मोस्टली हम कोरोना के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी, DRDO का बहुत बड़ा रोल है इसमें, केमिकल में तो है ही, और प्राइवेट और गवर्नमेंटल दोनों सेक्टर्स में, जैसे भारत टेक्नोलॉजिकल या भारत बायोटेक कंपनी है, एक आपका बायोकॉन है, एक आपका बायोलॉजिकल ई लिमिटेड है, और भी है, इम्यूनोलॉजिकल है, अभी इसमें बता देंगे, आपका जिनोवा भी है, और आपका एक कंपनी का नाम सुना होगा कि दिल्ली के पास में, NCR के पास में नोएडा है, तो उसको हम लीप्रिम के नाम से जानते हैं। और देख ले, तो मेक इन इंडिया यहाँ समझ में आता है। मेक इन इंडिया का इन्वॉल्वमेंट देख लें कि कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हम पहले वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर लें। यहाँ हम क्या करेंगे, वैक्सीन मैन्युफैक्चर, तो वैक्सीन मैन्युफैक्चर हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर देखेंगे। इंटरनेशनल एंड नेशनल मीन्स राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे कि वैक्सीन क्या क्या है। जैसे बताएं, एक आपने सुना होगा फाइजर, एक फाइजर है। फाइजर कहाँ की है, फाइजर कहाँ की वैक्सीन है? फाइजर है आपकी यूएसए और जर्मनी। कहाँ की है? यूएसए और जर्मनी की। हम आपको इंटरनेशनल क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल में भी मेक इन इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इंपोर्ट करने और एक्सपोर्ट करने में, देख रेख रख रखाव में कहीं ना कहीं है, बट वहाँ से जीडीपी लेवल इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। एक मॉडर्ना ये डायरेक्टली यूएसए का है। इसमें लगभग 2 डोज ली गई हैं। इसमें केवल 1 डोज का काम है, केवल 1 डोज के लिए बताया गया। कुछ लोगों का माने कि 2 डोज भी हैं इसमें। और बात करें किसकी, आप जॉनसन, जिसे आप
जेनसन भी कहते हैं, तो जेनसन वैक्सीन है। ये कहाँ की है? ये भी आपकी यूएसए, यहाँ जर्मन, यहाँ पर आप लिखेंगे यूएसए, और इसमें भी कितनी? 2 डोज। इसमें बेल्जियम, यूएसए एंड बेल्जियम कॉमन, तो 3 आपको दिमाग में रखनी है। मेक इन इंडिया का इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। अभी देख लें, अगर बात करें स्पुतनिक कहाँ की है? स्पुतनिक है आपकी फ्रांस की, रसिया की है। इसमें भी कितना? डबल डोज का काम है। एक आपकी है, इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कोविशील्ड और कोवैक्सीन, सुनने में आया आपको? कोविशील्ड, याद रखिए कोविशील्ड इंडियन कंपनी नहीं है। कोविशील्ड इज नॉट इंडियन कंपनी, नॉट इंडियन कंपनी। लेकिन आप न्यूज़ में सुनते हुए पढ़ते भी हैं तो देखेंगे कि ये अपने आप में इंडियन कंपनी के रूप में बताई जा रही है। वास्तव में इसे ब्रांड नेम के रूप में यूज़ किया गया है, ब्रांड नेम। और ब्रांड नेम कहाँ का है देख लेंगे, ये यूके और स्वीडन का है, यूके एंड स्वीडन। इसमें भी डबल डोज का काम है। एक है आपके पास कोविशील्ड तो है, एक है कोवैक्सीन, एक है आपकी कोवैक्सीन। ये क्या है? टोटल इंडिया मेड है, इसमें भी डबल। तो गौर करेंगे कि बहुत सी वैक्सीन ऐसी हैं जो इंडिया में इन्वॉल्वमेंट है ही, उसने मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग उसने इन्वॉल्वमेंट किया, मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग। और कोविशील्ड को देखें तो कोविशील्ड आपकी इंडियन नहीं है, ब्रांड नेम इंडिया है इसका। ये कहाँ की है? यूके और आपकी स्वीडन की है। चाइना की देख लें आप, चाइना में सीनोवैक्स, एक है आपकी नोवावैक्स। सीनोवैक्स और नोवावैक्स है। सीनोवैक्स कहाँ की है? चाइना। और ये कहाँ की? आपकी यूनाइटेड स्टेट की है। इसमें भी डबल डोज है और इसमें भी डबल डोज है। तो लगभग इतनी वैक्सीन हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की जा चुकी हैं वर्ल्ड वाइज, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 2 बनी है। और अगर एफिशिएंसी रेट अगर सबकी देखें तो याद रखिएगा सभी का एफिशिएंसी रेट 60 से 90 के बीच में होता है। लेकिन इंडियन जो वैक्सीन है, अगर आप इंडियन वैक्सीन की बात करेंगे तो इंडियन वैक्सीन में क्या है? इंडियन वैक्सीन में यूज़ किया गया है आपका लगभग 70 से 92% एफिशिएंसी है, जिसमें कि ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है? कोविशील्ड की, और थोड़ी कम किसकी है? कोवैक्सीन की। अदरवाइज जितनी भी है आप देखेंगे इसमें भी 1 डोज का प्रावधान है कि 1 डोज से काम चल जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 2-2 साल के बाद, 1-1 साल के बाद भी कोवैक्सीन ली जा सकती है, जिसके माध्यम से काम पूरा होगा। यहाँ से हम इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर समझ पाए कि क्या हमारी ब्रांडिंग है। इसके अकॉर्डिंग आप अब कुछ अपनी मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग, मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग आप क्या देखेंगे? अपनी बायोटेक एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी। गौर कीजिए, अब आप जो देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। क्या कि मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग जो हमने मैन्युफैक्चरिंग की है, कि इसमें बायोटेक और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में तो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने हमारा पार्टिसिपेशन कोविड-19 के समय में किया। इसमें जैसे सीरम इंस्टीट्यूट, इसे आई कर लें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कैसी है? PVT एंड LTT मीन्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? प्राइवेट सेक्टर से भी कर लेंगे, और आप कहाँ से कर लेंगे? गवर्नमेंटल सेक्टर से भी कर लेंगे। सीरम के बाद आप है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, की भी कैसी है? PVT एंड LTD मीन्स प्राइवेट लिमिटेड है। और जेनोवा, ये सब इंडियन कंपनीज है जो वैक्सीन मेंटेन की, जिन्होंने वैक्सीन, एंटीबायोटिक और नॉर्मल मेडिसिन और इंजेक्शंस बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं। DRDO तो आप जानते ही हैं, DRDO के माध्यम से आप जानते हैं कि 2DG बनाया गया है, इसको भी देखेंगे। इसे क्या बोलते हैं आप? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। जेनोवा के बाद में आपका प्रेसम, प्रेसम एक ये भी बायोटेक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, नोएडा। कहाँ की है? नोएडा। अगर इसकी बात करेंगे तो ये पुणे की है। कहाँ की है? पुणे की। और देख लें, इसमें हमारे पास है मिनवेक्स, माइनेक्स और जोडेक। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जोडेक, जोडियक, जोडेक, कोडियल, नाम याद रखेंगे, जोडेक, कोडियल। और भी देख लें, इसमें इंपॉर्टेंट लगाना है तो इसे लगा लेंगे। इस कंपनी का बहुत बड़ा लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग ये कर रही है, वैक्सीन, मेडिसिन, एंटीबॉडी सब पर कर रही है। हालांकि इसके खुद का अलग अलग डोट पर भी काम हो, जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया पर भी काम करती है, बट मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग इसने प्राइवेट लिमिटेड होकर और वैक्सीन, एंटीबॉडी, मेडिसिन और इंजेक्शन को बनाया है। और इंजेक्शन के जो कोस्टर होते हैं उसमें इंजेक्शन पेस्ट किए जाते हैं कूलिंग के प्रोसेस के अकॉर्डिंग, वह भी इसने बनाया। तो अगर आप इतना लिखेंगे तो समझ लीजिए इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। इसके साथ में आप और भी कंपनीज लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर देख लें, जैसे आपने सुना होगा इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ये कंपनी है जो वैक्सीन मेंटेन करती है और किसके रूप में करती है? एंटीबॉडी बनाती है मोस्टली, ये एंटीबायोटिक मोस्टली ये बनाती है, वैक्सीन तो बना ही रही है। और भारत बायोटेक लिमिटेड और बायोकेन, ये भी आपकी क्या है? वैक्सीन बनाती है, मीन्स बायोटेक फार्मास्यूटिकल कंपनी, बायोटेक फार्मास्यूटिकल कंपनी। और आप लिख सकते हैं बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। तो ये हमारे पास कुछ कंपनीज थी, इसमें पीछे हमने देखा ये कुछ कंपनी ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने करीब 7 8 9 10 11, हाँ लगभग 11 10 से 11 हमने देखी। ये हमारी क्या थी? वो कंपनीज है जिन्होंने बहुत अच्छा लेवल पर काम किया है, वो बड़ी सराहनीय काम है। आगे देखें, और भी ऐड कर सकते हैं। हम अभी मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पर ही काम कर रहे हैं। अब अगर हम कंट्रीब्यूशन देख लें, कंट्रीब्यूशन इन किस में? इन टेस्टिंग किट्स। तो पहला देख लें, टेस्ट में जब हम लिखते हैं तो हमारे पास होता है RT-PCR टेस्ट। तो RT-PCR टेस्ट ऐसे नहीं कि इंडिया के बाहर होता है, इंडिया के यहाँ भी होता है। और इसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा DRDO का। तो DRDO ने यहाँ के केमिकल्स को यूज़ कराया, क्योंकि अपने आप में बड़ी कॉस्टली होती है, 4,500 से 5,000 रुपये एक बार में लगते हैं इसके टेस्ट कराने में। इसमें होता क्या है, याद रखें, ये RNA पर टेस्ट करती है। किस पर टेस्ट करेगी? RNA। और इसके टेस्ट का आउटपुट हार्डली 4 to 5 आवर्स में आप देख सकते हैं। और वन टाइम इसकी कॉस्ट लगभग 4,500 से 5,000 होती है। और इसकी एफिशिएंसी लगभग 90 से 100% है। क्योंकि हम बायोटेक में देखते हैं तो बायोटेक में डायरेक्टली RT-PCR बहुत हायर लेवल की मशीन मानी जाती है। एक मशीन होती है PCR, फुल फॉर्म देख लें इसकी, रेस्ट्रिक्शन रिवर्स, ऐसा देखें आप, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन और रिएक्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कह सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या यूज़ करते हैं हम? RNA का यूज़ करते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? देखिए, एक होता कोविड कह दें या कोरोना कह दें। कोरोना का अपना खुद का RNA, और इस RNA में होता है नाइट्रोजीनस बेस और इसका सीक्वेंस। और इसी के साथ में हम देखते हैं पेशेंट, जगह बना ले थोड़ी, पेशेंट को देखते हैं। पेशेंट का भी क्या लेंगे हम? RNA। और इसके RNA में भी क्या देखेंगे? नाइट्रोजीनस बेस और इसका सीक्वेंस देखते हैं।
और ये दोनों सीक्वेंस अगर सेम हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि व्यक्ति को क्या है, कोरोना पॉजिटिव है। तो व्यक्ति क्या होगा, कोरोना पॉजिटिव। ये टेस्टिंग प्रोसेस होता है, बड़ा कॉस्टली प्रोसेस, लेकिन एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसकी। एक आपने सुना होगा एंटीबॉडी टेस्ट, एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट क्या है? एंटीबॉडी टेस्ट अगर किसी का प्रॉपर अच्छे से हो जाता है, हालांकि होता तो है ही, लेकिन इस एंटीबॉडी टेस्ट के माध्यम से हम प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट भी कर सकते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट क्या है? ये सब मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया के माध्यम से की जा रही हैं। तो हम इसमें थीम बनाकर लिख सकते हैं, वी हैव 4 टाइप ऑफ द टेक्निक्स और 3 टाइप ऑफ द टेक्निक्स, जितने भी आपको याद रहे हम ज़्यादातर लिख देंगे आपके सामने। एंटीबॉडी टेस्ट में क्या होगा कि जो पर्सन होता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, पेशेंट। इसमें हम कोरोना पॉजिटिव चेक नहीं करते हैं, वी विल नॉट चेक द पर्सन इज कोरोना पॉजिटिव और कोरोना नेगेटिव, जस्ट वी विल ट्राई टू चेक दिस वन कि व्हाट इज द इम्यूनिटी पावर अकॉर्डिंग टू द एंटीबॉडीज ऑफ स्पेशली इन द पर्सन। तो एंटीबॉडी टेस्ट करना है तो व्यक्ति में इम्यूनिटी पावर करना पड़ेगा चेक। तो इम्यूनिटी पावर का मतलब एंटीबॉडी टेस्ट होता है। तो आप इसमें क्या करें, आप इसमें एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 9 से 28 दिन के बीच में उसकी बॉडी में कोरोना था, उसकी बॉडी में कोरोना प्रेजेंट था। इसे हम थ्योरी से बनाकर लिख सकते हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट है और एंटीबॉडी टेस्ट में कोई व्यक्ति 9 से 28 दिन तक उसकी बॉडी में कोरोना था, मतलब कोरोना वायरस था, और ऐसा होने पर भी नो इफेक्ट आता है, नो इफेक्ट टू कोरोना वायरस। ये बहुत ही अच्छी बात रहती है, क्योंकि हमारे इंडिया में आपने सुना होगा ना, प्रावधान रखा गया दोबारा से काढ़ा लें, तुलसी ले सकते हैं, हर्ब्स कॉन्डिमेंट्स ले सकते हैं, आपने सुना होगा आप जितनी भी जड़ी बूटियाँ उनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले खाते थे, बीच में छोड़ दिया था, इस वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर गिरी, मतलब इतना हमारा डेथ रेट, मॉर्टेलिटी रेट नहीं आता यदि हम काढ़े को यूज़ करते हैं। आपको यूज़ करना चाहिए। एंटीबॉडी टेस्ट इसको कहते हैं। नो इफेक्ट, इसका मतलब एंटीबॉडी उसकी प्रॉपरली काम कर रहा है, इसमें कोरोना का टेस्ट नहीं होगा। एंटीबॉडी चेक कर रहा है तो मतलब इसमें कोरोना नहीं है, और यदि है भी तो उसको इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। एक बात और समझे, एक होगा आपका क्या, प्लाज्मा थेरेपी, इसको भी समझ लें, प्लाज्मा थेरेपी। ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है, प्लाज्मा थेरेपी कब यूज़ की जाती है? प्लाज्मा थेरेपी मोस्टली यूज़ की जाती है जब एंटीबॉडी टेस्ट हो जाता है। एंटीबॉडी टेस्ट कर लें किसी का, एंटीबॉडी टेस्ट आफ्टर, जब किसी का एंटीबॉडी आपने चेक कर दिया, तो चेक करने के बाद इस व्यक्ति में देखा जाता है क्या कि 9 से 28 दिन, ये सेम आंकड़ा है, क्या है, नो इफेक्ट है। अगर इसमें व्यक्ति में कोई इफेक्ट नहीं है तो हम इसका प्लाज्मा निकाल लेंगे। प्लाज्मा से हम क्या निकाल लेते हैं, सीरम निकाल देते हैं, और सीरम से इसकी इम्यूनिटी पावर चेक करते हैं, इम्यूनिटी चेक करते हैं, और इसे लास्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इनटू पेशेंट। तो जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके पास ऐसी इम्यूनिटी पावर है, एंटीबॉडीज़ हैं, जिससे कि इसको इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसे प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। ये भी कॉस्टली है, लेकिन इतनी कॉस्टली नहीं है। एक लास्ट वन आपके पास होता है एंटीजन टेस्ट, एक और लिख लें, एंटीजन टेस्ट। एक आपके पास होगा एंटीजन टेस्ट। हम जानते हैं कि जब हम एंटीजन की बात करते हैं, इधर मान लीजिए आपके पास एंटीजन है, तो एंटीजन होता है आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन, और यही क्या बनाता है आपकी एंटीबॉडी, यही बनाएगा आपका एंटीबॉडी। याद रखें, एंटीजन ही क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। लेकिन ये अपने आप में कैसे होंगे, रिवर्स कंडीशन पे काम करते हैं। रिवर्स कंडीशन का मतलब क्या होगा कि आगे पीछे होकर काम करेंगे, सिमिलैरिटीज़ पे काम नहीं करते। मान लीजिए एंटीजन है और एंटीजन है ए, तो एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी आपका होता है बी, ऐसा ही होगा। और अगर हम बात करें कि एंटीजन है इसका बी, तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए। तो अपने आप में क्या होती है, अपने आप में रिवर्स होती है। इसको हम शॉर्ट टर्म में कैसे भी ले सकते हैं कि ए है तो बी और बी है तो ए, और अगर ए बी है तो कुछ नहीं, और ए और बी दोनों ही नहीं है तो फिर ए और बी दोनों होंगे, मतलब अपोजिट होगा। अगर कोई है तो नहीं होगा, नहीं है तो फिर होगा, रिवर्स होता है। और दोनों है तो कोई भी नहीं होगा, और कुछ भी नहीं है तो फिर होगा। ऐसे कंपैरिजन करते हैं एंटीजन एंटीबॉडीज़ में। एंटीजन देखी जाती है कि कौन कौन सी एंटीजन इसकी एक्टिवेटर, कौन कौन सी एंटीबॉडी बन रहा है। जो एंटीबॉडी नहीं बन रहा है वही बाहर से लाकर इसमें ऐड कर दी जाती है, इसे एंटीजन टेस्ट कहते हैं। इसे हम मॉलिकुलर एनालॉगस टेस्ट भी कहते हैं। वो आप जो है चाहे लिखना तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये 4 लिखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेक इन इंडिया में इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट था मैन्युफैक्चरिंग रेट पर। इसके बाद देख लें,
हम लगभग समापन की ओर हैं और करने को तो बहुत बड़ा लिखा जा सकता था, इसे 350 वर्ड की जगह हम 3500 वर्ड्स में भी लिख सकते थे, बिकॉज सिचुएशन बहुत बड़ी है, कितना भी लिखा जा सकता है, डाटा के साथ आप ऐड होने चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना भी बेहतर आप अपना इसको बना सकते थे। हमने काफ़ी कोशिश करी कि कम वर्ड्स में आपको बताएं, बट हम पूरी तरीके से बता नहीं पाए हैं, फिर भी जितना बताए हैं वो PCS लेवल की बहुत शानदार चीज़ आपको बताए हैं। और देख लें, यहाँ पर हमने 2 चीज़ें जान ली, टेस्टिंग, अब टेक्निकल हमने जान लिया है, कंपनी वाइज जान लिया है, वैक्सीन वाइज जान लिया है कि कहाँ कहाँ मेक इन इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। अब हम इक्विपमेंट में भी जान लेंगे, इक्विपमेंट में क्या है, जैसे मास्क यूज़ कराया था, मास्क के साथ हम ग्लव्स भी बना रहे हैं और हम शील्ड भी यूज़ कर रहे हैं, फेस शील्ड। इसके साथ में हम और भी बेसिकली ड्रग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर ड्रग्स में देखें तो ड्रग्स में कॉन्ट्रीब्यूशन देखें, कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो ड्रग्स में हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको याद होगा ड्रग्स में कॉन्ट्रीब्यूशन में आपको याद होगा कि H1 के नाम से, या आप कह दें कि H हाइड्रोक्सी और क्लोरोक्विनाइन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन, और S द सल्फेट यू विल ऐड इन दिस वन एट लास्ट पॉइंट, सल्फेट। तो आप इसको ऐड करेंगे। ये क्या है, वास्तव में मलेरिया की मेडिसिन है। क्या है, मलेरिया की मेडिसिन है। किसकी है, मलेरिया की मेडिसिन है। लोग इसे डेंगू में भी यूज़ करते हैं, लेकिन मलेरिया डेंगू के साथ साथ में इसको कोरोना पर इम्पैक्ट किया जा रहा था। कहाँ इसका यूज़ कर रहे थे, कोरोना, इसको कोरोना में भी एप्लीकेबल किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्या किया कि 100% नॉट इफेक्टिव है, मलेरिया की मेडिसिन 100% नॉन इफेक्टिव है, किस पर, कोरोना पेशेंट्स पर, तो तब इसको कैंसिल किया गया। नहीं तो इसको ब्लैक लिस्टेड, लोगों ने ब्लैक में होल्ड कर लिया था इसको। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, अभी पता होगा कि भारत में बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं, स्टेट्स में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कानपुर है, हमारे यूपी में कानपुर भी है, लखनऊ है, बिहार में भी बहुत क्षेत्र हैं और राजस्थान में बहुत क्षेत्र हैं, दिल्ली में तो आप पूछिए मत, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। क्या कि लोगों ने स्टोर कर लिया था, लोगों ने स्टोर कर लिया था, मार्केट से स्टोर कर लिया, क्या, स्टॉक। अब गौर कीजिए, अगर ऐसे स्टॉक स्टोर कर लिया जाए, स्टोर तभी होगा जब कोई डॉक्टर एडवाइस करेगा। मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, तो हम MBBS पास ऑलरेडी हैं, तो मान लीजिए हम किसी को लिख दें कुछ, तो RX लिख दें, तो सीधी सी बात है उसके लिए वो एप्लीकेबल होगा और कहीं से भी ले सकता है मेडिसिन। और उसके रेफरेंस में हम लिख दें मल्टीपल 10, तो 10 सिलेंडर ले सकता है जाकर। तो उसको ये देखना पड़ेगा कि सामने लिखा जो है वो कौन व्यक्ति है, डॉक्टर है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक रूल और एक्ट को बनाया गया था, ऐसा ना हो, स्टोर ना हो मार्केट से और स्टॉक ना किया जाए और ब्लैकमेलिंग ना हो सके। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक है आपके पास एक्ट जो 1940 में मेंटेन किया गया, और एक है ड्रग एंड कॉस्मेटिक क्या रूल, क्या, ये 1950 में ऐड किया गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए कोरोना से ले लें आप, कोरोना से बात कर लें, तो कोरोना में हमें क्या यूज़ कर रहे थे, हम HCQS मीन्स हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन और सल्फेट नाम की मेडिसिन मलेरिया की जो थी वो यूज़ कर रहे थे। लोगों ने स्टॉक कर लिया, इसका स्टॉक ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने इस लॉ के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1950 के अकॉर्डिंग काम होता है। इसमें क्या होगा समझ लीजिए, पहला पेशेंट का नाम क्या है, और प्रेस्क्रिप्शन बाय गवर्नमेंटेड या प्राइवेट डॉक्टर, कि जो डॉक्टर है वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंटेड हो, प्रिस्क्राइब एक पर्टिकुलर आपके पास स्लिप होनी चाहिए, और अमाउंट ऑफ मेडिसिन जो पास्ट में रही हैं, मतलब यूज़ कर ली गई हैं, और अमाउंट ऑफ मेडिसिन जो अभी डिलीवर करनी है या उसको भी चलानी है, ये सभी का सभी बाकायदा लिखा होना चाहिए, ये लॉ है। और जितनी भी मेडिसिन ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1950 के अकॉर्डिंग आएगी तो उनकी पहचान होगी कि इस तरीके से, मान लीजिए आप एक मेडिसिन का पूरा स्ट्रिप लेते हैं जिसमें 10 टैबलेट आती है ना, आप कुछ भी खरीद लें,
तो यहाँ RX लिखा होगा और ये किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा। कैसा, रेड कलर का होगा, ये इसकी पहचान होगी। कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में। हम ऐसे खड़े हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में है, अगर ऐसे देखेंगे तो हमारे ये राइट हो जाएगा, आप लोग के हिसाब से तो गलत हो जाएगा, तो ये राइट बैठ रहा है, लेकिन अगर सामने आपको दिख रहा होगा तो फिर लेफ्ट दिख रहा होगा, तो लेफ्ट साइड में रेड कलर से होना चाहिए। तो हम इस अकॉर्डिंग आते हैं। ऐसे ही बहुत सारी मेडिसिन को स्टॉक किया गया, हम बता दें। जैसे एक थी आपके सामने HCQS मीन्स हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन सल्फेट, मलेरिया के लिए स्टॉक किया गया। एक रेमडेसिविर ऐसे लिख देते हैं, रेमडेसिविर, और एक ओसेल्टा, एक आपके पास है ओसेल्टा मिविर, और एक्रो, एक आपके पास है ओसेल्टा मिविर के साथ स्टेरॉइड नाम से बहुत हैं। आपने गौर किया होगा विटामिन सी और विटामिन डी की भी शॉर्टेज हुई थी मार्केट में, रेमडेसिविर ओसेल्टा मिविर तो खास तौर से थी ही। एक आपके पास आइवरमेक्टिन, ये वास्तव में जो यूज़ की जाती थी वो H1 और N1 के लिए यूज़ किया जाता था। इन्फ्लुएंजा में काउंट होता है ना, जब स्पेनिश फ्लू तो वहाँ यूज़ किया गया था H1 N1, ये इसका सिंबल होता है, स्टेन होता है। और एजिथ्रोमाइसिन, टैबलेट का नाम थोड़ा टिपिकल है तो सही से पढ़ लीजिएगा, एजिथ्रोमाइसिन। तो मोस्टली ये जो है इनको यूज़ किया गया। और भी लिखेंगे स्पेलिंग सही कीजिएगा, फेविपिरेविर नाम की मेडिसिन। तो मोस्टली ये मेडिसिन थी। इनमें कितनों को तो ब्लैक किया गया, इसको ब्लैक स्टॉक में रखा गया, इसको भी ब्लैक स्टॉक में रखा गया, इसे भी ब्लैक स्टॉक में रखा गया। और विटामिन सी तो ब्लैक स्टॉक में थी, इसका कॉस्ट कितना है, हार्डली 18 to 22 रुपीज़, लेकिन उस समय 60 रुपये 160 रुपये में गई। इसका कितना, हार्डली 2500, कितने में गया, 40,000 में लोगों ने इसे सेल किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग किए हैं, या मेडिसिन के साथ अगर प्लांट लें तो ऑक्सीजन सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग किए हैं। ये जितने भी मेडिसिन हैं ये सब की सब मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग, मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग अब क्या है, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंटेड सेक्टर्स, कंपनीज इसका क्या कर रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं। जिसमें हमने बहुत सी का नाम बताया, एक आपको बताएं DRDO तो है ही, एक आपके पास भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो मोस्टली हमने लिखा है कि 11-12 तो उनमें से ही सजेस्ट कर देंगे, जो गवर्नमेंटेड है सारे इसमें आ जाएंगे। DRDO के बारे में समझ लीजिए। तो DRDO के माध्यम से एक वैक्सीन बनाई गई थी, उसको सप्लाई बहुत तेज़ी से करने के लिए कहा गया था DRDO के माध्यम से, जिसका नाम था 2 और D और G। 2DG मतलब 2-डीऑक्सी और D ग्लूकोस, इसका नाम रखा गया था। तो ये हमारे DRDO के माध्यम से बनाई गई थी। ये तो हमारे पास मेडिसिन रही, बहुत बड़ा योगदान है, अगर आप गौर करें तो बहुत बड़ा योगदान है मेक इन इंडिया के माध्यम से। लास्ट वन है इक्विपमेंट्स कंट्रीब्यूशन इन इक्विपमेंट्स बाय मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया के माध्यम से है। जैसे इसमें याद रखें प्राइवेट और प्लस गवर्नमेंटेड दोनों ही सेक्टर्स की कंपनीज इन्वॉल्व हैं। सबसे ज़्यादा योगदान रहा DRDO का। जैसे बता दें, एक हैंड सैनिटाइज़र, तो एक तो होता है नॉर्मल जो आप यूज़ करते तो प्राइवेट सेक्टर्स बना ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में एक होता है आपका नॉन टच सैनिटाइज़र। तो नॉन टच सैनिटाइज़र DRDO के माध्यम से बनाया गया। इसी के साथ साथ मास्क भी बनाए गए, मास्क तो कॉमन है, बनाए गए। ग्लव्स भी बनाए, DRDO ने बनाए। बहुत बड़ा योगदान है, मतलब जितना लिखे उतना कम है। और फेस
शील्ड बनाई गई। फेस शील्ड आप देखें कि सामने से आप कुछ जो प्लास्टिक होती है तो थर्मोप्लास्टिक का यूज़ करते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट दिखता है कांच का, उसे यूज़ करते हैं। इसमें हमने यूज़ किया जैसे ऑटोमेटिक भी बनाया कुछ, ऑटोमेटिक फुट फ्यूमिगेटेड डिवाइस और यूवी सैनिटाइज़र, एक यूवी सैनिटाइज़र भी बनाया और एक हेड होल्ड यूवी डिवाइस, ये मुख्य रूप से जो है बनाई गई किसके माध्यम से, हमारे DRDO के सिस्टम के माध्यम से। तो आप गौर कीजिए लगभग 24 पेज हुए हैं हमारे माध्यम से। 24 पेज अगर काउंट करेंगे तो हम मोटा मोटा अगर टच करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन के आधार पर देखें तो बहुत आसानी से आप इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से इसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो शुरू से आते हैं, ये तो हमारे इंस्टीट्यूट की है इन्फॉर्मेशन, आप इसको मालूम ही है कि हमारे द्वारा मेंस भी पढ़ाया जाता है और प्रीलिम्स भी हम पढ़ाते हैं, तो वो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। एक बार ओवरव्यू पे ले लें क्योंकि बहुत ज़रूरी है बेटा। हमने बताया था कि मेक इन इंडिया में आप क्या करें, डिसीज इन्फॉर्मेशन बताएं तो ऐड कर देंगे अब, और कोविड-19 के बारे में बताएं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ। मेक इन इंडिया में बताएं कि क्यों यूज़ किया, कि उसका एक लेवल है, और कोविड-19 पैंडेमिक की क्या है हमने बता दिया, WHO पैंडेमिक घोषित कर भी चुका है। वैक्सीन में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं, कंपनीज बताई गई हैं आपको, मॉडिफिकेशन भी किए गए, जैसे कोविशील्ड है, ये आपका जो फेस शील्ड है तो उसमें डिफरेंस किए गए हैं। पहले तो प्राइवेट सेक्टर बना था, DRDO भी बना रहा है, तो अपने आप में बड़ी बात है। कंपनीज हैं इसमें, प्राइवेट और सेक्टर्स हमने बता दिए, करीब 11 कंपनीज बताई। टेक्नोलॉजीज इसमें बता दी, RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, और आप यूज़ कर सकते हैं इसमें प्लाज्मा थेरेपी ऑल्सो। तो मेडिसिन एक्टिव बहुत सारी मेडिसिन है, लगभग 8 से 10, 12, 15 मेडिसिन आपने लिखी। कंट्रीब्यूशन टूल्स में आ गया और कंट्रीब्यूशन वैक्सीन में है, और ये हमारा जो है मुख्य रूप से हमने देखा। इससे भी बहुत अधिक लिखा जा सकता है, लेकिन एक सीमा होती है पेपर के लिखने की। तो यदि हम इस पूरे को कंट्रीब्यूट कर लें तो आप समझ लें कि आपका क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से तैयार होगा। आई होप आपको हमारे माध्यम से दी गई जानकारी पूरी तरीके से आप कोलैबोरेट करेंगे तो समझेंगे कि वाकई क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।